Today we have Mr. Ajay Sethi sir. माई फिलोसफी वेरी सिंपल। कोई मुझे लगता है कि एक्सरसाइज एक सजा नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू गिव यू जॉय। मूवीज और सोशल मीडिया क्रिएटेड एक क्रेज है कि हर आदमी सिक्स पैक एप्स को ही फिटनेस समझता है। ड्रॉप आउट रेट इन फिटनेस इंडस्ट्री इज अलार्मिंग। इनफैक्ट इट इज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम। इन माई स्कूल डेज ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा था ना मैं खेल में अच्छा था। जब मैं इंजर्ड हुआ और 2 साल के लिए मुझे बाहर होना पड़ा, कोच ने मुझे मेरी पहचान दी और मुझे ये समझ में आया इट वॉज लाइक लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन इन 90 days। इफ यू फोकस ऑन गेटिंग बेटर एट समथिंग यू एक्चुअली गेट बेटर। कॉर्पोरेट के अंदर भी आपने फिटनेस को नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे वहाँ पे मजा नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे वहाँ से जो पैसा मिल रहा था वो मेरे रियल बिजनेस से ज्यादा मिलने लगा। मैं ये सोचता था कि आई विल बी ट्रेनिंग एथलीट्स टू रिप्रेजेंट द कंट्री। आई रियलाइज जो खिलाड़ी है वो तो मेरी फीस ही नहीं दे सकते। तो ऐसे समय में मैंने एक कम्युनिटी चालू की, इन शेप रनर्स क्लब। इसमें मैंने लोगों को बोला कि मैं आपको सप्ताह में 2 दिन फ्री में बाहर ट्रेन करूँ। मैं किराया नहीं दे पा रहा था एक समय ऐसा। तो लैंडलॉर्ड को चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली के बिल आएंगे उनका पेमेंट चुकाना है कि नहीं चुकाना है। तो वहां से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होता। डू दिस नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट माइलस्टोन। मैं अपने ही शहर की बात करूं तो वहां पे ऐसे रनर्स हैं जो 200 किलोमीटर से ज्यादा लगातार दौड़ जाते हैं। तो मैं एक ऐसा इवेंट क्रिएट करना चाहता था कि जिसमें एक रनर ट्रूली टेस्ट भी हो जाए। एट द सेम टाइम आई वांटेड टू बिल्ड द रनर हिमसेल्फ। Some people train bodies, some people build businesses. But once in a generation, someone creates a movement so powerful that it changes the way people live, heal, fight, and rise again. Our guest today is not just a coach. He is a phenomena built over 31 years of discipline, resilience, and transformation. A national level basketball player, an MBA, an entrepreneur, a movement specialist, a wellness architect, a coach of coaches, and a runner who has produced athletes that today hold national level records. But his biggest achievement, he didn't just build clients, he actually built a movement called Kaya Palat. In the last 5 years alone, it has transformed more than 11,000 lives and helped people collectively lose over 70,000 kilos. Having traveled across 40 plus cities and 18 countries and impacted more than 500,000 of people through his journey, his influence goes far beyond fitness. Ladies and gentlemen, and my viewers, please welcome Mr. Ajay Sethi. Thank you so much, Tanveer. It was a generous introduction, and primarily I see myself as a athlete and a player, and wonderful to hear such kind words from you. But मुझे लगता है कि अगर आप भी किसी चीज़ के प्रति पैशनेट होते हैं, दीवाने होते हैं, तो और इतने साल तब उस काम को करते रहते हैं, तो शायद ये उपलब्धियां सिर्फ मेरी ही नहीं है, ये हर इंसान की हो सकती है। हर इंसान की है, and the people that have transformed their lives through your coaching and through everything that you did. So, Ajay sir, you have dedicated 31 years of your life to do fitness and wellness. And मुझे भी जिम जाने का बहुत ज़्यादा शौक है. And I go to gym, I see people, working out like crazy. और वो एक specific transformation के लिए बहुत ज़्यादा अपनी खून पसीना उसके अंदर बहा देते हैं, and they want that one particular shot with 6-pack abs, and they say that without pain there is no gain. तो how much do you believe in this career, and आपका क्या कहना है? I want to know because you've given 31 years. नहीं, ये एक्चुअली मूवीज और सोशल मीडिया क्रिएटेड एक क्रेज है कि हर आदमी सिक्स पैक एप्स के को ही फिटनेस समझता है। हाँ, वो दर्द डिस्को जो गाना है ना, कब सी होना है, तो सबके दिमाग में शायद ये, और खास करके आई वुड से कि जो पुरुष हैं जी। उनके दिमाग में ये है, बट दैट इज मोर ऑफ अ मिथ देन अ रियलिटी। ओके। बिकॉज कि जितने लोग उससे अट्रैक्ट होकर के जिम जाते हैं उतने ही लोग उससे डरते भी हैं, क्योंकि उसे लगता है ये एक पनिशमेंट है, शरीर को टॉर्चर करना पड़ेगा उस लेवल पे अपनी बॉडी को बनाने के लिए। तो माई फिलॉसफी टुवर्ड्स फिटनेस इज डिफरेंट। मुझे लगता है कि फिटनेस एक
मज़ा है जी, कजा नहीं है। और अगर किसी काम को करने में आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप उसको बार बार नहीं करेंगे। और जब आप बार बार नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, तो आपको लाइफ टाइम हेल्थ फिटनेस एंड हैप्पीनेस है, जिस उद्देश्य के साथ मैं काम करता हूँ, वो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट्स करेक्ट। एंड सर, क्योंकि वो बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है, तो पीपल ऑल्सो लीव वर्किंग आउट। वो छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि अभी तो हमारा गेनिंग फेज चल रहा है, फिर से दे गेट इनटू वर्कआउट। तो बिकॉज दे कैन नॉट एंड्योर दैट पेन इन अ रेगुलर बेसिस। और आपकी फिलॉसफी है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको नहीं, माई फिलॉसफी इज वेरी सिंपल। पर मुझे लगता है कि एक्सरसाइज एक सजा नहीं होनी चाहिए। इट हैज़ टू गिव यू जॉय। और अगर आप जॉयफुल हैं और आपको मज़ा आ रहा है उस काम को करने में, तो आप उसको बार बार करेंगे। आप ही बताइए कि अगर आपको किसी काम को करने में मज़ा नहीं आएगा तो क्या आप उसको लगातार करेंगे? या उसको नहीं करना चाहूँगा। राइट। करें। So this is what for me exercising is fun. Fitness has to be fun. अगर हमने उसको मज़ेदार नहीं बनाएंगे तो आप उसको लगातार नहीं करेंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि जितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग जिम में होते नहीं हैं। हाँ, सही है। तो वो मेंबरशिप लेके फिर वो मेंबरशिप लेके एब्सेंट रहते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट इन फिटनेस इंडस्ट्री इज अलार्मिंग। In fact, it is like one of the highest dropout rates from any kind of program. माय गॉड, आई डिडंट नो दैट। मुझे ये पता है कि हाँ ड्रॉप आउट तो होते हैं, लेकिन यू सेइंग इट्स हाईएस्ट। हाँ, it's very high. It's like very high. I will say 20% also would be very good कि अगर जितने लोग मेंबरशिप लेते हैं उसमें से रेगुलर बेसिस पे कितने लोग जानते हैं, I would say 20%. ओह माय गॉड, 80% ड्रॉप आउट। They are either drop out or they are inconsistent. ठीक है सर, दिस इज द फिनोमिनल स्टार्ट दैट आई कुड हैव फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच फिनोमिनल स्टार्ट। सो सर, यू स्टार्टेड एज एन एथलीट एंड देन यू बिकेम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर जो मतलब आपने अपनी जर्नी यू वेंचर्ड इनटू इट, वो कैसे स्टार्ट हुआ, और वो हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए? बिकॉज आई थिंक आपने स्कूल टाइम से ही यू वर इनटू नहीं, मुझे देख करके बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पैदाइशी फिटनेस फ्रीक इंसान रहा होगा। बट एक्चुअली इन माई स्कूल डेज ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, ना मैं खेल में अच्छा था जी। इनफैक्ट एक इंसिडेंट है कि मेरे रिपोर्ट कार्ड पे एक टीचर ने लिख दिया था कि नील इन स्टडीज नील इन गेम्स। माय गॉड, माय गॉड। तो वो एक ऐसा लेबल था जो मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक चिपका रहा। और एक बड़े ही ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस से मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुआ जी। और वहाँ पे व्हाट इज़ द रोल अ राइट कोच कैन प्ले इन योर लाइफ, वो मुझे एहसास हुआ। और उस कोच ने मुझे मेरी पहचान दी और मुझे ये समझ में आया कि मैं भी एक सक्षम इंसान बन सकता हूँ, मैं भी एक केपेबल इंसान बन सकता हूँ। माई आइडेंटिटी गॉट शिफ्टेड बिकॉज ऑफ माई पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एक सेल्फ अवेयरनेस पैदा हुई अपने अंदर। और जब मैं आगे बढ़ता चला गया उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल वो टूल है, वो तरीका है जिससे हम लोगों के अंदर आत्म जागरूकता पैदा कर सकते हैं। सही। तो फॉर मी परस्यूट ऑफ फिटनेस इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड दैट हैज ड्रामेटिकली चेंज माई लाइफ एंड हेल्प मी चेंज अदर्स। लवली। एंड सर, ये आपका ये जो जर्नी एज अ बास्केटबॉल प्लेयर, यू रिप्रेजेंटेड इंडिया, मतलब इंडिया नेशनल्स जब आप गए, उससे पहले यू वर इनटू टेबल टेनिस एज वेल। तो वो आपने एक मुझे छोटा सा किस्सा सुनाया था कि व्हाट गॉट यू इनटू स्पोर्ट्स। आई वुड वांट टू नो दैट वंस अगेन। तो दैट वाज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस। जैसे मैं ना तो क्लास टीम में आता था, ना स्कूल टीम, तो बहुत दूर की बात है। और एक दिन मेरे क्लास में दोस्त का टेबल टेनिस का रैकेट मेरे घर पे रह गया। मेरे हाथ में टेबल टेनिस का रैकेट था। वन ऑफ माय फ्रेंड से, यू आल्सो प्ले टेबल टेनिस? तो अपन जैसे बचपन में होते हैं कि हाँ मैं तो चैंपियन हूँ। करेक्ट। तो मैंने ऐसे ही बोला कि मैं तो चैंपियन हूँ। तो बोली मैंने तो नहीं टेबल टेनिस खेलना। और मुझे नहीं पता था कि उस दोस्त के घर में टेबल टेनिस की टेबल है। तो देखा चल तेरे को आता तो हम खेलते, मेरे तो घर में टेबल है जी। अब बढ़ता क्या ना करता। मैंने कहा मैं तो अपने आप को चैंपियन डिक्लेयर कर चुका था कि मैं तो चैंपियन हूँ, आता मुझे था नहीं। तो मैं उसके घर पे खेलने चला गया और उसके बाद मेरी बड़ी फजीहत हुई। और उसके बाद उसके एल्डर ब्रदर, उसकी सिस्टर, वो सब भी हंस के बहुत हंसे मेरे ऊपर कि ये तेरे को ये चैंपियन बोला, तेरे को तो आता ही नहीं खेलना। तो वो मुझे अंदर से ना बड़ी आत्मग्लानि हुई क्योंकि आई ट्राई टू
share something which I was not. Correct. और वहाँ से मुझे एक अंदर से रियलाइज हुआ, अंदर से वो आत्मग्लानि नहीं, मुझे ऐसा अंदर से सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है. जी. उससे पहले मेरे दिमाग में कभी ऐसा विचार भी नहीं आया था. And then you played national in. एंड देन लकीली आई फाउंड अ कोच, Okay. एंड दैट कोच से जब मैंने जाके पूछा कि मैं भी खेल सकता हूँ, विल यू ट्रेन मी, एंड शी वाज अ लेडी कोच थी. उन्होंने कहा ऑफ कोर्स कम, आई ट्रेन यू. और वो मैंने उनके साथ ट्रेनिंग करना चालू किया, एंड आई गॉट अ स्ट्रक्चर, आई गॉट अ मेथडोलॉजी, आई गॉट माई फंडामेंटल ट्रेनिंग स्किल्स. एंड 3 months आफ्टर मैं समर ब्रेक के बाद स्कूल में गया, जी. और 9th क्लास में आई वॉज क्लास चैम्पियन, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द स्कूल टीम. इट वॉज लाइक लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन इन 90 days. Okay. And I never looked back. School district champion, state runners up, selected for the national tournament. And in 11th class, I was taught. तो मुझे टेबल टेनिस में बहुत मजा आ रहा था, जी. और मैं एंजॉय कर रहा था. तो यहाँ से मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी चालू हुई. फिर वो बास्केटबॉल में कैसे शिफ्ट हुआ, दैट ऑल्सो And that's another story. I would want to know that. तो आपने 11th standard तक मतलब टेबल टेनिस के अंदर you represented nationals, मतलब आपने अपने I got selected for the school national. for school nationals, and that itself is a phenomenal journey, sir, because people start, जैसे कि मैंने अपनी वो स्टार्टिंग में जिम वाली बात हुई थी. Another amazing thing which happened, I'll tell you. तो मैंने जैसे पता ना पढ़ाई में अच्छा था ना मैं खेल, इधर जैसे जैसे मैं स्पोर्ट्स में इम्प्रूव करता चला गया, मैं पढ़ाई में भी इम्प्रूव करने लगा. हाँ, क्योंकि वो थोड़ा फोकस आ जाता है ना सर. नहीं, वो अंदर से वही मैं कह रहा हूँ, अवेयरनेस आ गई कि मुझे लगा कि जब मैं अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ तो मैं पढ़ने की क्यों ना कोशिश करूँ. तो मैंने पढ़ाई करना चालू किया, तो उसमें मैं फर्स्ट डिवीजन आने लगा. और फिर वही प्रिंसिपल को मैंने वहाँ पे रहते हुए अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने ने, अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी तो मैं ड्राइंग करने की कोशिश की, मैं ड्राइंग करने लगा. तो वहाँ से हाँ, आई गॉट दैट कॉन्सेप्ट कि अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं इम्प्रूव करता हूँ. And which says that practice makes the man perfect. Absolutely. और That वो became a phenomenon. That became the foundational skill. And from that moment, even today, कोई भी चीज जिसके ऊपर मैं काम करने लगता हूँ, और इसीलिए एक लाइन में हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, अपने कोचेस जिनको मैं ट्रेन करता हूँ उनको भी बोलता हूँ कि ये एक यकीन है इंसान का होना चाहिए कि इफ़ यू फोकस ऑन गेटिंग बेटर एट समथिंग, यू एक्चुअली गेट बेटर. और यही विश्वास है जो मुझे लगातार चलाए रखता है कि अगर मैंने एक बार निर्णय कर लिया कि मुझे इस चीज में बेहतर होना है तो मैं बेहतर हो जाऊंगा. बस आपको उसको डेडिकेशन के साथ उसको करना है. Focusing on that, just be focused on one thing, and there isn't anything that you can't get better. And there comes a lot of times where it pulls you back, है ना. वो चीज मतलब आप शायद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन हो जाता है. तो अगर ऐसा कभी आप महसूस करते हैं तो उस समय what do you do? The biggest challenge most people face that they don't know what they want. अगर आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको ये यकीन है कि आप उसको हासिल कर सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है ट्रांसफॉर्मेशन. और ये जो यकीन है कि अगर आप किसी भी काम पे फोकस करते हैं तो आप उसमें बेहतर हो सकते हैं, और अगर आप लगातार फोकस करते रहते हैं जी, और लगातार उस काम को करते रहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा. देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड व्हिच कैन stop. Okay. Sir, you're also a runner. And I will also talk about your runners club and everything. लेकिन जो अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं आपको रादर बताना चाहता हूँ कि how many kilometers do you target to achieve in a month? Personally for yourself. Okay. तो At this moment I run around thrice a week जी, और 8 to 10 kilometer average per session, जी, 25 to 30 kilometers a week. जी. और मंथली गोल मेरा रहता है 80 से 100 किलोमीटर. 80 to 100 kilometer. And it came to me as a shocker when yesterday I got to know in December you're going to turn 60. Yes. So for me, I think this itself is something which gives you a feeling of fulfillment and establishment कि at this age आप ये सब कर रहे हैं, and you do not look 60 at all, sir. तो मुझे तो लगता है कि आपको स्किन केयर रूटीन भी लड़कियों को बताना चाहिए कि व्हाट डू यू फॉलो, बिकॉज इट लुकिंग लाइक एनीथिंग. I don't know, but thank you so much for this. And I think like your priorities change over a period of time. So you become the product of your environment and you become the product of your thought process. तो मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ है. जी,
और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इफ़ यू प्रीच समथिंग एंड यू डोंट प्रैक्टिस, तो वो मुझे लगता है कभी आपको फुलफिलमेंट नहीं देगी. यू कैन बिकम सक्सेसफुल, बट देन दैट इज नॉट ट्रू सक्सेस. तो आई वट एवर आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, वट एवर आई हैव बीन टेलिंग अदर्स टू डू, it has to be applied on myself first. करेक्ट. और सर ये डेफिनेशनल लीडरशिप की भी है. इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रू लीडर यू नीड टू डू इट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन टेल योर टीम मेंबर्स टू डू दिस. ठीक है. सो टेबल टेनिस से अब आपकी बास्केटबॉल की जर्नी पर हम आते हैं. एंड हाउ डिड यू गेट इनटू बास्केटबॉल? क्या किसी ने आपको आइडेंटिफाई किया या फिर यू आर 6'4" तो आपको लगा कि करना चाहिए वो मुझे? नहीं, एक्चुअली स्पोर्ट्स में तो एक्सीडेंटली आ गए, वहाँ से आत्मविश्वास बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पढ़ाई में अच्छे होने लगे. जी. एक बास्केटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा था, उसको देखने गया था. अच्छा. और मैं जिस शहर को बिलोंग करता हूँ, कोटा राजस्थान, वो बास्केटबॉल का गढ़ हुआ करता था. जी. So 7 out of 12 players of Indian team used to come from our city. ओके. तो उस सिटी में एनवायरनमेंट बास्केटबॉल का था, कल्चर था. और मैं टूर्नामेंट देखने गया था. उस टूर्नामेंट में जब मैं बाहर निकल रहा था तो इंडिया के सब जाने माने शख्सियत, बहुत बड़े कोच खुशी राम जी, जिन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रोड्यूस किए, उन्होंने मुझे रोक लिया. ओके. और उन्होंने मुझे, तब मैं शायद 16 या 17 साल का रहा हूँ जी, और मुझे देख करके बोला कि क्या तुम बास्केटबॉल खेलते हो? और मैं खेलता नहीं था जी. लेकिन मुझे लगा मैं हाँ करके मैं हाँ खेलता हूँ. तो उन्होंने कहा तुम अगर बास्केटबॉल खेलते हो या खेलना चाहते हो तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो ओके. तुम्हारी हाइट के हिसाब से. अब एक इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा कोच, वो आपको ये बोल दे तुम बड़े खिलाड़ी बन सकते हो, जी. तो आपको और क्या चाहिए? करेक्ट. तो उससे मुझे लगा कि दी मैं कुछ कर सकता हूँ. जबकि बास्केटबॉल एक बॉडी कांटेक्ट गेम है, टेबल टेनिस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है. ठीक है. मुझे बास्केटबॉल खेलने से डर लगता था क्योंकि इट्स लाइक जस्ट सॉकर है, बास्केटबॉल है, ये बॉडी कांटेक्ट है, बहुत रफ गेम है, इंजरीज बहुत होती है. जी. तो मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं था. लेकिन वो एक थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट मिल जाता है, एक वैलिडेशन मिल जाता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है. तो दैट गॉट मी स्टार्टेड इन बास्केट. यू कैन डू इट. हाँ, मैं खुशीराम जी के पास तो नहीं जाता था क्योंकि वो जहाँ पे वो ट्रेन करते थे वो मेरी जगह से 16-17 किलोमीटर दूर था. एंड एज अ स्टूडेंट उस समय इतना कोई वो तरीके नहीं थे कि इतनी दूर तक पहुँच सके. ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं सर, इफ यू कैन? ये मैं बात कर रहा हूँ 1983 की. 83. ओके. राइट. People were not even that serious about sports at that point in time शायद. नहीं, स्पोर्ट्स को करियर और वो तो माना ही नहीं जाता. कभी भी नहीं माना. और मेरे घर मैं वाले, आऊंगा बाद में क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ. मेरे घर वाले भी अगेंस्ट थे कि भाई ये करियर नहीं हो सकता. और लकीली आई गॉट अनदर गुड कोच. और गुड कोच की डेफिनेशन जो अब मेरे दिमाग में है, और जब मैं इन सब कोचेस से ट्रेन हुआ, मैं आज भी पेपर बोलता हूँ कि अगर मैं कुछ इम्पैक्ट पैदा कर पाया हूँ लोगों की ज़िंदगी में, तो वो मेरी सफलता नहीं है. वो सफलता इस बात की है कि मैं उन लोगों के कंधों पे चढ़ के बड़ा बना हूँ जो बहुत महान थे. अच्छा जी. आई फील लाइक एक लाइन है न्यूटन की जो मुझे बहुत अपील करती है कि आई स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स, दैट इज़ व्हाई आई कैन सी बिगर देन व्हाट मोस्ट पीपल कैन सी है. तो मेरी लाइफ की जर्नी भी ऐसी ही है कि मेरे को सही समय पर सही कोचेस मिलते गए, मेंटोर्स मिलते गए, जिन्होंने मुझे एक दिशा दिखाते रहे, मुझे डायरेक्शन देते रहे, और मैं लगातार आगे बढ़ता रहा. तो ऐसे ही मेरी जर्नी बास्केटबॉल कोच की है. तो अच्छा कोच, मेरा मानना ये है, जो आपकी सफलता के बारे में आपसे ज़्यादा सीरियस हो. और मेरे को ऐसे ही कोचेस मिले. और अगर वो कोच नहीं होता तो मैं कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता. और फॉरगेट अबाउट नेशनल प्लेयर, फॉरगेट अबाउट रिप्रेजेंटिंग इंडिया, फॉरगेट अबाउट बिकमिंग प्रोफेशनल प्लेयर. और क्योंकि उस इंसान ने मुझे हर तरीके से प्यार से, डांट के, मार के, मतलब उसने मुझे खिलाड़ी बना. मैं कभी भी इस उनके प्रति आज भी मेरा मतलब 100% सरेंडर ग्रेटिट्यूड. नाउ ही इज नो लॉन्गर देयर, बट मेरे फाउंडर, गुरु, कोच, सब कुछ मैं उन्हीं को मानता. एंड ये भी हम्बल, लेकिन ठीक है. कोचेस क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा होता है, ये आपके कोच ही आपको बनाते हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल
who have achieved. जब आप शुरुआत करते हैं ना उस समय जो कोच मिलता है ना वो सबसे, आप बाद में जाके 30 मार्का बन जाते हैं, आप बहुत बड़े खिलाड़ी आपका बन गए, आपका international नाम coaches हो गया, मिलते हैं। आप मैं आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय लॉट ऑफ सेलिब्रिटी इंटरनेशनल कोचेज, आई हैव ट्रेन्ड इंटरनेशनली, वो प्लेटफॉर्म सब पे मैं गया हूँ, लेकिन जो फाउंडेशन जिस इंसान ने रखी मैं उसको कभी नहीं बेच। करेक्ट, ठीक है सर। तो ये जो आप स्पोर्ट्स के अंदर आए, तो स्पोर्ट्समैनशिप में आपकी लाइफ के अंदर पर्सनली क्या चेंजेस लेकर आया? ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स आपको एक एटीट्यूड दे दे, आपको हारना सिखा, इट चेंजेस योर बॉडी लैंग्वेज एज वेल। एवरीथिंग है, मतलब आपको हारना सिखा देता है, आपको जिंदगी के सच्चाई से रूबरू करा देता है, आप हार के जीतना सीख जाते हो, आपको ये समझ में, आपको अपने बारे में ये समझ में आ जाता है कि आप वो नहीं हो जो आपका आज है, आप वो हो जो आप अभ्यास कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स आपको रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर देता है, और मुझे लगता है कि इन अ एज वेयर मोस्ट पीपल आर ड्रॉन टुवर्ड्स पर्सनैलिटी कल्चर, स्पोर्ट्स बिल्ड कैरेक्टर, ये आपके चरित्र का निर्माण कर देता है। एंड आई डोंट नो अबाउट, बट दैट इज द वे आई लुक एट इट, because a person who was not good in sports, a person who was not input in studies, I went on to compete, pass the like the topmost competitive exam, qualify for the top 3 business schools of the country, represented India, became professional player. I mean उसके बाद बहुत सारी wins हुई, लेकिन उन सब का क्रेडिट अगर मैं देता हूँ तो वो फंडामेंटली इट हैज कम फ्रॉम स्पोर्ट्स। आपने एमबीए किया, हाँ जी, और एमबीए के टाइम पर आप खेल रहे थे उस समय भी? मैं तब प्रोफेशनल प्लेयर था जी और एक इंजरी हुई, जी। मैं अंडर 22 की इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ था, नेशनल चैम्पियनशिप थी उसकी तैयारी कर रहा था, उसको करते करते नेकिंग नी इंजरी बनी और मैं पूरा टूर्नामेंट बाहर बैठ के देखा, और उसके बाद 2 साल तक मैं खेल से बाहर हो गया था। मस्ट हैव बीन अ पेनफुल एक्सपीरियंस सर। पेनफुल क्या, आपको एक समय ऐसा लगता है कि अब क्या, क्योंकि एवर सिंस आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स एंड फिर जब आप एक बार नेशनल्स खेलने लगते हो, फिर आप प्रोफेशनल बन जाते हो, तो आप एक दिल में खिलाड़ी के ये होता है सबके कि हमें चेस्ट पे इंडिया लिखा हुआ देखना है, एक ड्रीम होती है कि भारतीय टीम के लिए खेलना है, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं सोच पाता। और मेरे घर वाले भी ये पेपर पूछते थे, मैं नहीं, तब तो पहली प्रायोरिटी खेल है, पढ़ाई में कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई में पीछे नहीं रहा उसके बाद। अच्छा, मैंने अपने मदर फादर को ये बोला था कि अब आपको ये दुख कभी नहीं होगा कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, इतना मैं ज़रूर पढ़ लूँ। और तो पढ़ाई मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी थी, स्पोर्ट्स फर्स्ट था। लेकिन जब आपकी ड्रीम्स अधूरी रह जाती हैं और आपको लगता है कि, और वो भी मेरा प्राइम पीरियड था जिसमें जब मैं इंजर्ड हुआ और 2 साल के लिए मुझे बाहर होना पड़ा, उसके बाद मैं खेला नेशनल लेवल पे, लेकिन कभी भी उस लेवल पे नहीं आ पाया कि आई कुड मेक इट टू द मेन स्क्वाड ऑफ इंडियन टीम। और उस 2 साल के पीरियड में ही होता है कि आपको सोचना पड़ता है कि अब आगे क्या। जी। तो उस पीरियड में मैंने फिर पढ़ाई करने का निश्चय किया, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी हुई थी। और एक किताब में कहीं पढ़ा था कि जब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओ तो 6 महीने के लिए अपने को एक कमरे में बंद कर लो और चाय और कॉफ़ी का मग बना के रख लो जी। और 6 महीने बाद जब तुम दरवाज़ा खोलोगे तो तुम बदल जाओ। तो कुछ मेरे दिमाग में ऐसे ही फितूर वाले विचार, ऐसा कुछ किया? हाँ, ऐसे ही किया मैंने। 6 महीने के लिए कमरे में, 6 महीने की जगह मुझे 18 महीने लगे। ओह माय गॉड, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। और क्योंकि उस समय इंजरी भी चलती। इंजरी का पीरियड ही था, और वो 6 महीने बाद पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, उसमें पास नहीं हुआ और नहीं क्रैक कर पाया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। लेकिन जैसे खिलाड़ी ने था तो हारना तो सीखा नहीं है, और वो 6 महीने का सोचा था, लेकिन फिर दोबारा से जिस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया अगले दिन से वापस पढ़ाई चालू हुई, और नेक्स्ट टाइम आई क्रैक्ड इट, आई कुड गेट इनटू माय एमबीए कोर्स। तो दैट इज़ व्हाट आई गेव मी दैट एमबीए। और एमबीए आने के बाद कम से कम घर वालों के लिए भी और खुद के लिए भी एक आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि आपके पास यू हैव समथिंग टू फॉलो बैक अपॉन। एंड आई कम फ्रॉम अ सर्विस क्लास बैकग्राउंड, बोथ माय पेरेंट्स वर रजिस्टर्ड ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो एक अंदर से ये दिमाग में रहता था कि भाई कुछ नहीं करेंगे, नौकरी तो करनी है, और नौकरी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। जी। तो इसलिए वो एमबीए करना ज़रूरी था और वो किया।
और सर आपने एमबीए किया एंड वो इंजरी के चलते आपने बताया कि 18 महीने के साथ आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी एंड यू क्रैक्ड एन एग्जाम, यू गॉट इनटू योर एमबीए और वो एमबीए किया। फिर उसके बाद जैसे कि हमारा डिस्कशन चल रहा था, यू गॉट इनटू कॉर्पोरेट लाइफ। और कॉर्पोरेट लाइफ भी कोई ऐसी नॉर्मल नहीं उस समय पर, या फिर अभी भी लोगों को लगता है दैट दे कैन गेट इनटू टाटा या फिर रिलायंस ज्वाइन कर ले। आप टाटा स्टील के अंदर आपने यू स्टार्टेड योर कॉर्पोरेट जर्नी देयर, तो वो ट्रांजिशन क्यों आया और मतलब उसका रीजन क्या था? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? नहीं, एक्चुअली आई वाज इन अ वेरी गुड place. Okay, and it's a beautiful company and I respect and admire Tata culture. जी और वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था और एमबीए करने के बाद ऐसा होता है कि आप किस ऑफिस में प्लेस होंगे, आपकी नेक्स्ट पोजीशन क्या है, तो एक कॉर्पोरेट सर्कल में एक हायरार्की होती है। आपका पे स्केल क्या है? आपका पे स्किल क्या है, आपकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, 3 साल में आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें ये भी आता है कि आप किस ऑफिस में आपको प्लेसमेंट मिला। मैंने फाइनेंस में किया तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में था, लेकिन मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। जो अंदर तो देख करके लगता है कि आप ब्लेजर पहन के, वाइट शर्ट पहन के, आप एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए हैं, और तो वहाँ पे जो काम मैं कर रहा था तो उसको देख के मुझे अंदर से ना एक ऐसा नहीं हो रहा था ये काम मैं ज़िंदगी भर कर सकता हूँ। और ऐसे समय में वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव डाइजेस्ट में एक सर्वे हुआ था और वो उसकी रिपोर्ट आई। जी उसमें फॉर्च्यून 500 कंपनी के जो सीईओज थे जी उनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ, और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अब आपके पास पोजीशन है, पावर है, आपकी नाम है, आपके पास शोहरत है, पैसा है, अब आप जिंदगी से क्या चाहते? क्या था? और उसमें जो कॉमन आंसर्स आए, उसमें कुछ आंसर्स ये थे कि हम अच्छी सेहत प्राप्त करना चाहते, हम फैमिली के साथ समय बिताना बैक चाहते, टू बेसिक्स। हम कुछ लोगों ने लिखा है मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूँ, किसी ने बोला कि आई वांट टू लूज वेट। तो मुझे लगा यार ये तो मैं जिंदगी स्पोर्ट्स के अंदर छोड़ करके कॉर्पोरेट लाइफ में आ रहा हूँ, और मेरा सपना अब ये बनता जा रहा था कि हम किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, सीईओ बनेंगे। हमारे दिमाग में ये भर दिया जाता है कि यू आर मेड फॉर दिस। तो मैंने कहा ये सब छोड़ के वो करना चाहते हैं जो मैं पहले कर रहा था, जो ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं उस हाँ। चीज़ तो को। वहां से एक अंदर से डिजोनेंस पैदा हो गई, अंदर से ये लगने लगा कि यार ये मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ। और वहां पे मैं फिर अपने सीनियर्स को देखने लगा जिनको 10 साल हो गए थे, 20 साल हो गए थे, 30 साल हो गए थे कॉर्पोरेट लाइफ में। और जब मैंने उनकी जीवन शैली देखी, उनका रूटीन देखा, तो वो मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। और मुझे लगा यार मैं भी अगर 20-30 साल इस जॉब में रहूँगा तो डिविजनल मैनेजर या जनरल मैनेजर लेवल तक पहुँच जाऊँगा, है लकी रहा तो और ऊपर भी जा सकता हूँ कि। तो मुझे लगा नहीं यार ये सब प्रेडिक्टेबल जर्नी है, मुझे कुछ और चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? और मैं वही आपसे कह रहा था कि अचंभित कर देने वाली बात ये है, जो आपसे की भी अगर आ रही है तो मुझे अचंभा नहीं होगा, लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान में हो जाएगा, कि कॉर्पोरेट के अंदर भी वहां पर रहते हुए भी आपने फिटनेस को नहीं छोड़ा, रादर यू स्टार्टेड समथिंग देयर। तो मैं वो जानना चाहता एक्चुअली जब ये दिमाग में विचार आने लगे ना कि कुछ कर, मतलब ये तो नहीं चाहिए, हाँ तो क्या चाहिए? अब कैसे फिगर आउट करो क्या चाहिए, हाँ कैसे करेंगे ऐसे? कैसे, मतलब आपको ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, ये कैसे लाइफ में? क्योंकि आप स्पोर्ट्स में वापस जा नहीं सकते प्रोफेशनली उस लेवल पे। खेल रहा था मैं, लेकिन वापस नहीं जा सकते कि आप वापस स्टार बन जाओगे और ऐसे हो जाओगे। तो ऐसे समय में अगेन आई एम अ रीडर, तो मुझे और ख़ास करके रीडिंग की हैबिट मेरी और ज़्यादा अच्छी हुई जब मैं एमबीए कर रहा था। तो मैं लाइब्रेरी में बहुत बैठता, और जब भी मेरे दिमाग में कोई सवाल चलते रहते तो मुझे तो उसके जवाब किताबों में बहुत अच्छे से मिल जाते थे। तो ऐसे ही किताब पढ़ रहा था, उसमें एक क्वेश्चन था कि जब इस बारे में था कि आप कैसे चुनाव करें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है जी। तो उसमें एक सवाल था, व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू विल डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इवन इफ यू डोंट गेट पेड। वो ऐसा कौन सा काम है जिसको आप जिंदगी भर करने के लिए तैयार हो, अगर आपको उस काम को करने के लिए पैसा नहीं भी मिले, और अगर ऐसा कोई काम है तो आप जिंदगी में कभी काम करोगे ही नहीं। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं जिंदगी भर करूं और मुझे पैसा नहीं भी मिले तो भी करूंगा। तो वो घूम फिर के वो आंसर इसी पे आया कि हेल्थ, फिटनेस या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम इस तरह से। एक ही गए वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। हाँ, तो कुछ इसी तरह का काम मुझे करना है। अब ये काम कैसे करें? और लकीली जब ये दिमाग में आया, एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा था टाटा स्टील में कॉर्पोरेट वेलनेस के अंदर। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे मेंटोर मिले, गुरु मिले, डॉक्टर एड्रियन कैनेडी। ही वॉज लुकिंग फॉर क्वालिफाइड स्पोर्ट्समैन।
ओके एंड द मोमेंट आई गॉट टू नो अबाउट दैट ही इज लुकिंग फॉर, मेरे को लोगों ने बोला तुम पागल हो गए हो, एमबीए करने के बाद हेल्थ और इसमें जाकर के काम करोगे। आई सेड मैं तो गुरु के पास जा रहा हूँ, मुझे तो सीखना था। जी एंड आई डिसाइडेड टू स्विच एंड आई गॉट इनटू दिस एग्जीक्यूटिव हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्डिंग इनटू कॉर्पोरेट इन द कॉर्पोरेट एंड आई बिकेम हिज असिस्टेंट। मुझे तो वो जो बोलेंगे वही करना है। जी And I wanted to learn about this field. And with him in Tata Bain Hospital, I worked for I think 2.5 years or so. और वहाँ पे मुझे जिसे कहते हैं ना कि बहुत सीखने को मिला। तो ये मैं आपको बोल रहा था कि मेरे गुरु बहुत अच्छे अच्छे मिले, सही समय पर मिले। तो ऐसे समय में वो गुरु का मिलना और उनके साथ रह के सीखने का मौका मिलना, जी आई थिंक दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल। और 2-3 साल काम करने के बाद मुझे वहाँ पे फुलफिलमेंट इसलिए नहीं हुआ कि जिन लोगों को मैं गाइड कर रहा था, ट्रेन कर रहा था, उनसे रेसिप्रोकल नहीं मिलता। फिर मैं बिकॉज वो थे कॉर्पोरेट के Corporate और में वहाँ थे पर वो और- चैलेंजेस अपने अपने अलग अलग होते हैं, देयर आर टारगेट्स देते हैं नहीं, कॉर्पोरेट में सारे काम होते हैं जी और दे आर गिवन टू पीपल एज पर्क्स, और आपके काम को लाइक एक नॉर्म या एक टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तो उसका रेसिप्रोकल जो बेनिफिट होता है, फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होता कि आपके काम से आप कुछ डिफरेंस पैदा कर पा रहे हैं। जी वो फुलफिलमेंट शायद मुझे नहीं मिल रहा था, मैं रेस्टलेस होने लगा और ऐसे समय में अंदर से ही होने लगी कुछ करना है। और एक लाइन अगेन एक बार पढ़ी थी कि अगर आप एक ही काम को 10 साल तक लगातार करते हुए तो आप 10 साल के एक्सपीरियंस्ड इंसान नहीं हो, यू आर हैविंग 1 year एक्सपीरियंस रिपीटेड 10 times. It is not that you have 10 years experience. So when you talk about 30 plus years, 31 years of experience, so I can proudly look back that I really have 31 years of experience. बिकॉज वो It has been in diverse world, diverse very multiple possible. fitness communities. I've worked in different domains and you know, मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जिसको नहीं किया है और उसको मैंने पूरी तरह से एंजॉय किया है। फिटनेस और वेलनेस में रहते हुए आपने सारी चीजें देख ली, तो फिर वहां से कॉर्पोरेट से सर जो आपका शिफ्ट हुआ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, तो सबसे पहली चीज तो ये थॉट आया ही क्यों, और अगर आया तो आपने एग्जीक्यूट, वाज इट इजी फॉर यू टू एग्जीक्यूट इट? 2 चीज़ों से आया। एक तो मेरा इसमें हेल्थ के फील्ड में मैंने काम करना चालू कर दिया, ये समझ में आ गया कि इसी लाइन में काम पर जी जॉब अच्छी थी, सेटल थी, पे अच्छी मिल रही थी, काम करने में मज़ा भी ऐसे था, फुलफिलमेंट या जिसे बोले आप क्या इम्पैक्ट पैदा कर रहे हो वो नहीं ना। जी एमबीए में मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर शरद सरी। जी उन्होंने एक लाइन बोली थी कि तुमको जो एजुकेशन मिल रही है उसको लेने के बाद अगर तुम जिंदगी भर नौकरी करते हो, किसी टाटा बिरला या किसी बढ़िया कंपनी में काम करते हो, जी तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी कि मैंने आपको पढ़ाया है। और वो विचार मेरे दिमाग में रहता कि उन्होंने बोला कि आपको ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है कि आप कैसे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप क्या इम्पैक्ट पैदा कर सकते हो। तो वहाँ से एक कीड़ा अंदर से आ गया था कि अपना कुछ करूँगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा। वो एक स्ट्रीक, एक जैसे कहते हैं ना एक थॉट होता है, उसको उन्होंने आपके दिमाग में बीज की तरह बो दिया था। जी सर, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर या फिर इकोनॉमी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना, यंगस्टर्स हैं, सब लोग हैं, दिमाग में सबके रहता है सर, तो ठीक है, सबके मन में ऐसा होता है कि हम कुछ करें, है ना, अपना खुद का कुछ करना है, एक अपना एम्पायर बिल्ड करना है एंड ऑल दैट। तो सोचते सब लोग हैं, जैसे कि आपने बताया आपके भी दिमाग में था, और आपने बताया कि वो बीज जो था वो आपके एमबीए से और वो गुरुजी के थ्रू आया, लेकिन what keeps you there? A lot of people leave it. Not everybody. I can say if there are 100 people thinking about it, उनमें से 95 से ज़्यादा लोग उसको छोड़ देंगे and they would get back to the normal life. What makes you, stick there? So that's one thing that I want to know from. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन, कभी भी नहीं होता है कि एक सेफ सिक्योर कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ना। और पर्सनली तब तक जिस तरह की विंस मैं अचीव कर चुका था जी, फ्रॉम लाइक जैसा मैंने जहाँ से शुरुआत की थी कि मैं ना पढ़ाई में अच्छा था ना खेती अच्छा था, वहाँ से मैंने जो भी चीज़ सोचा उसके बाद और जिस चीज़ पे मैंने फोकस किया उसमें इम्प्रूव किया, उसमें इम्प्रूव करके मैं आगे बढ़ चुका। तो एक आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। एमबीए के बाद तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते,
दैट टू बैक इन द डे. हाँ उस समय. जी. तो और लकीली मतलब आई थिंक आई एम अ पर्सन हु इज फ्रीडम लविंग, और मुझे वो कुछ करना है और मुझे वो जॉब में एक रेस्टलेसनेस होने लगी थी कि मेरे पास वो फ्रीडम मुझे कमी महसूस होती थी. रोकती क्या चीज़ थी कि मैं सर्विस क्लास बैकग्राउंड से हूँ, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, कैसे करूँ जी करेक्ट. बिजनेस में जाने की. जी. और उस समय ये मान्यता भी थी कि जो लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं वो बिजनेस में नहीं जाते. जी. और हमारे घर में भी यही मान्यता थी कि पढ़े लिखे लोग जी. बिजनेस नहीं करते. और ये इस बात को रुकावट में बोला था, इतना पढ़ लिखने के बाद अगर तुम्हें बिजनेस ही करनी थी और वो भी एक फिटनेस बिजनेस, एक जिम ही चालू करना था, तो तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की. And that's a myth, by the way. That is actually a myth. हाँ हाँ. तो आई डिसाइडेड 94 की बात है और मैंने वन वे टिकट कटाया. आई वॉज प्लेस्ड इन जमशेदपुर Okay. और 22 दिसंबर 1994 मैंने 21 दिसंबर को मेरा जन्मदिन होता है, जी. वो मैंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ जॉब में मनाया. जी. 22 दिसंबर को मैंने आई हैड अ रॉयल एनफील्ड बुक की, ट्रेन में लोड के मैंने कहा सबसे पहले बाइक यहाँ से शिफ्ट करता हूँ. जी. मेरा एक बहुत खूबसूरत म्यूज़िक सिस्टम हुआ करता था उससे माने. Okay. और वो मैंने शिफ्ट किया वहाँ से और घर आकर के मैंने बोल दिया अब मैं वापस जॉब में नहीं जा रहा. Okay. रिएक्शन क्या था? रिएक्शन, वो आपने 3 इडियट पिक्चर देखी हाँ. और उसमें वो जो फोटोग्राफर, हाँ हाँ फरहान, हाँ और उसके जो फादर होता है. हाँ उसके जो फादर होते फरहान के फादर, एग्जैक्टली वही वाला रिएक्शन था. माय गॉड. और एवरीबडी वाज हॉरिफाइड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जॉब छोड़ के आ गए हो. मैंने कहा अब तो कुछ भी हो, जॉब में तो वापस ही जाऊंगा. और मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे बुला करके बोला कि श्रीमान जी आपको मालूम नहीं है बिजनेस कितना हमारे खानदान में कोई बिजनेस के फील्ड में नहीं रहा है, जी. तुमको ऑटो रिक्शा चलाना पड़ सकता है, चाय की दुकान खोलनी पड़ सकती है. समझ नहीं रहे हो मेरी बात को. तो मेरे मुंह से निकला कि पापा ऑटो रिक्शा चलाएंगे ना तो भी स्मार्टेस्ट ऑटो रिक्शा वाला चलाने वाला बनूंगा, चाय की दुकान खोलूंगा तो बेस्ट चाय की दुकान चलाने वाला बनूंगा. तो पापा ने मुझे ऊपर से नीचे देखा, कहते तुम इस कदर प्रिपेयर्ड हो कि तुम ऑटो रिक्शा भी चलाने के लिए तैयार हो. मैंने कहा हेड टू डो कंप्लीट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ, जी. तो मेरे से अच्छा कौन चलाएगा. तो फिर इस बिना पे कि जब तुम मेंटली इतना प्रिपेयर्ड होकर के आए हो जी. जी. तो ठीक है फिर तुमको जो करना है करो. और उसके बाद उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया. जी. और जितनी भी डरावनी बातें एक सर्विस क्लास के परिवार वाले सोचते हैं वो सब आपने. जी. वो सारी मैंने जी है. जिस तनख्वाह को मैं छोड़ के आया था उस तनख्वाह को बिजनेस से कमाने में मुझे 11 साल लगे. माय गॉड. 11 years of struggle. एब्सोल्यूट. वनवास हो गया सर ये तो. लंबा सा. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा. माय गॉड. तो मतलब सर 11 साल मतलब अब एक ही चीज आपके है ना. आई कैन सी देयर इज वन थिंग दैट यू आर डूइंग रिपीटेडली एंड दैट इज being there to what you have decided, sticking to it, Right. which a lot of people don't do. जो कि आज जो आप वेलनेस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस एंड यू आर सेइंग दैट इट्स अ लाइफस्टाइल. खुद को टॉर्चर क्यों करना है ना. आप उसको लाइफस्टाइल पर अडॉप्ट करिए. तो डू यू थिंक दैट थॉट ऑफ योर्स या फिर दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स हैज टू डू अ लॉट अबाउट योर दिस. मुझे लगता है कि ना सफलता बहुत सिंपल है. अगर आप किसी चीज में यकीन रखते हैं, इफ यू बिलीव इन समथिंग यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर इट. जी. एंड यू टेक अ स्टैंड फॉर इट एंड यू कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट इट. जी. शायद ही सफलता आपको डिनाई की जा सकती. आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे. आप देखिए ना कि पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक वो अच्छे टीचर को ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते. बिल्कुल ढूंढता. क्या अच्छे टीचर अच्छे स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ. ऐसा भी हो रहा है. both ways it is true. Yes. So if you are genuine, if you are authentic, if you believe in something and you represent it over a period of time, क्या वो लोग जो अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे. 100% है. तो वो आना ही आना है. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और यही यकीन है जो मुझे हमेशा चलाता. Okay. And the right people would find the right porch. यस. व्हाट एक लाइन है रूमी एक
13th सेंचुरी फिलोसफर और पोएट रहे हैं जी वो बोलते हैं इस लाइन को, और मैं थोड़ा सा इस तरफ भी इंक्लाइंड रहता हूँ, पढ़ता हूँ तो ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं. वट यू आर सीकिंग इज ऑल्सो सीकिंग यू. जिसे आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको ढूंढ रहा है. और ये इतनी बार सच हुआ है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि कैसे कैसे कोइंसिडेंसेस क्रिएट होते हैं एंड पीपल फाइंड यू एंड देन यू आर लाइक दे आर विद यू फॉर अ लाइफ टाइम. एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है सर कि अगर आप किसी चीज पे पूरी शिद्दत से चाहो, शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उसमें बुला लेगी. एब्सोल्युटली तो यू बिलीव इन दैट. एब्सोल्युटली बिलीव. ठीक है सर. सो फ्रॉम कॉर्पोरेट देन यू थॉट कि यार नहीं, मुझे तो आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंड यू नो फेस्ड योर फादर, टुक वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट डिसीजन. तो मुझे एक बात बताइए सर, ये जो 11 साल आप मुझे बता रहे हैं दैट ही केम फ्रॉम अ वेल पेइंग जॉब, और उस पैसे को कमाने में मंथली जॉब बता रहे हैं 11 साल आपको लग गए, तो ये 11 साल के अंदर व्हाट ऑल बिजनेसेस डिड यू रन, एंड आपने क्या एक ही बिजनेस किया? बिकॉज जितना मुझे पता है आपने मल्टीपल बिजनेसेस की. सो बड़े सारे एपिसोड हुए. तो मैं फिटनेस बिजनेस में था. ऐसे में मुझे एक MBA कॉलेज से आया कि आप हमारे यहाँ पढ़ाने आ जाओ. मैं वहाँ पढ़ाने लगा. तो धीरे धीरे वहाँ से जो पैसा मिल रहा था वो मेरे रियल बिजनेस से ज़्यादा मिलने लगा. जी. तो मैंने 6 महीने बाद डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाने के पैसे नहीं लूँगा. ओके. Oh my God, that's a difficult decision हाँ, मैंने कहा क्योंकि अगर मैं पढ़ाने to keep you there. हाँ, अगर मैं पढ़ाने के पैसे लूँगा और वो पैसा ज़्यादा होगा तो मेरा ध्यान उस तरफ चला जाएगा. Yeah, my God, sir. So I said I want to be a fitness trainer and a fitness entrepreneur and a fitness coach. I don't want to make my living from being a faculty member in an MBA college or teaching students. तो मैंने मना कर दिया. उन्होंने मुझे परमानेंट रोल ऑफर नहीं किया, लेकिन मैंने मना कर दिया. उसके बाद मुझे कई बार ये असाइनमेंट मिले. आई डिड इट आउट ऑफ सर्विस कि मैं ट्रेन कर सकता हूँ. मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता था, मार्केटिंग पढ़ाता था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ाता था, लेकिन मैं उसका पैसा लेना मैंने पड़ते कि मुझे पैसा नहीं चाहिए. अगर मैं इसका पैसा लेने लग जाऊंगा तो मेरा ध्यान पूरी तरह से इस पर. एंड आई कम फ्रॉम अ कोचिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री. तो मैं एक फैकल्टी मेंबर बन जाऊँ. मुझे फैकल्टी मेंबर तो बनने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी. सही है. तो जो मैं बनना नहीं चाहता हूँ तो मैं उस फील्ड में अपने लिए क्यों अपॉर्चुनिटी तलाश करूँ. वो तो मैंने आउट ऑफ हॉबी, आउट ऑफ पैशन था कि मैं ये काम कर सकता हूँ. जी. ऐसे ही मैंने डाइवर्सिफाई किया. मैं अपना मल्टीपल सेकंड ब्रांच खोलने जा रहा था और मुझे एक आइडिया मिला कि अभी टेक का ज़माना है तो IT इंडस्ट्री में जा. जी. तो आई स्टार्टेड द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर कॉम्पैक्ट HP एंड IBM इन माय सिटी. लेकिन वो काम भी मेरा नहीं था. हार्डवेयर ब्रांडेड एंड इट वाज द फर्स्ट आउटलेट इन आवर स्टेट राजस्थान. ओके. तो उस काम को 3 साल करा, 4 साल. मतलब वो मेरा हॉबी नहीं था, वो साइड बिजनेस था. पैशन मेरा यही था. और मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो मेरे साथ उसमें काम कर रहे थे. Fitness was there all along. That was always this, right? I never left that field. ठीक है. और साथ में 1996 में अब ऐसा भी हो रहा था कि कुछ लोग जो मेरे फिटनेस सेंटर की फीस नहीं दे सकते. जी. उन लोगों ने मुझे बोला सर हम आपकी फीस नहीं दे सकते. तो व्हेन आई लेफ्ट द जॉब, मैं आपको एक और कहूँगा कि मैं ये सोचता था कि आई विल बी ट्रेनिंग एथलीट्स टू रिप्रेजेंट द कंट्री. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय सेटअप आई रियलाइज जो खिलाड़ी हैं वो तो मेरी फीस ही नहीं दे सकते. जिनको मैं सोच के आया था ट्रेन करूंगा, ये रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट था. जो मेरी फीस दे सकते थे वो खिलाड़ी बनने के लिए भी तैयार नहीं थे ना. वो उस लेवल पे वो सारे मिडिल एजेड लोग थे. जी. तो ऐसे समय में मैंने एक कम्युनिटी चालू की, इन शेप रनर्स क्लब, जिसमें मैंने लोगों को बोला कि मैं आपको सप्ताह में 2 दिन फ्री में बाहर ट्रेन करूँगा. अगर आप मेरे सेंटर में नहीं आ सकते, आई सेड आई शुड बी अवेलेबल. और ऐसे काम मैं पहले भी करता रहता था कि मैं जब वेकेशंस पे घर आया करता था तो मैं समर क्लिनिक लगाया करता था बच्चों को सिखाने के लिए. जी. तो वो एक और मुझे लगता था रनिंग इज़ फ्रीडम, रनिंग इज़ फ्री. आपके पास पैर है तो आप दौड़ सकते रहेंगे. तो इस तरह से मैंने एक फ्री कम्युनिटी चालू की. और उसके पीछे एक ये भी मकसद था कि मैं देखता था लोगों में आत्मविश्वास की बहुत कमी है. एक तो मैं फ्री ऑल्टरनेटिव फिटनेस का देना चाहता जी. और दूसरा मैंने देखा कि जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कुछ भी कर सकते. और खिलाड़ियों में होता है वो कुछ भी कर सकते. सही. एक आम आदमी को मैं खेल से कैसे जोड़ूं. तो रनिंग बिकेम अ व्हीकल, एन इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट दैट
self awareness and self confidence that you are also capable of doing. और वहीं से आप कम्युनिटी वाली जर्नी की वो वहाँ से कम्युनिटी बिल्डिंग चालू हुआ और आज वो एक बहुत एक्साइटिंग कम्युनिटी बन चुका है. यस आई नो अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट इट इज बट Sure. तो इन शेप यू मैंने सर आपके जिम के बारे में एक चीज़ और सुनी थी दैट योर जिम यूज्ड टू बी अ वेरी ऑफ बीट काइंड ऑफ जिम. मतलब जैसे कि हम जो जिम देखते हैं ओल्ड स्कूल जिसके अंदर उठा के पटक देते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा ऑफ बीट था. वो किस लहजे से ऑफ बीट था? दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू नो. So basically I started in shape and उसके साथ में जिम शब्द जनरली यूज नहीं करता था. तो जब चालू किया था तो आई केम फ्रॉम हेल्थ मैनेजमेंट बैकग्राउंड फ्लो पैटर्न इन हॉस्पिटल. तो मैंने उसको हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर बोला क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी, स्मोकिंग, टबैको, इस तरह की चीज़ों पे मैं काम में कॉर्पोरेट वेलनेस पे काम करना चाहता था. तो वो हेल्थ मैनेजमेंट के एटीट्यूड से चालू थी. फिर वहाँ से बढ़ा तो देन आई रियलाइज कि फिटनेस हैज़ टू बी लाइफ स्टाइल. विद इन फर्स्ट 3 years मुझे समझ में आया कि लोग इस बात से परेशान नहीं है कि उनको सेहत अच्छी होती हुई ठीक नहीं लगती. जी, हर आदमी को जब परिणाम मिलते हैं वो बहुत खुश होता है. तकलीफ इस बात से होती है कि वो परिणाम को मेंटेन नहीं कर पाता. दैट्स करेक्ट. राइट. यस. And I say people have the right intention. They want results and they want lasting results. So I saw people joining my fitness facility improving. And फिर जब वो छोड़ देते थे तो रिजल्ट वापस चले जाते थे. और वहाँ से मेरे दिमाग में चलने लगा क्वेश्चन कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे लोगों को लास्टिंग रिजल्ट्स दे सकूं. जी. असरदार परिणाम कैसे दिए जा सकते हैं कि जिससे वो आदमी ने जो परिणाम पाए हैं वो जीवन पर्यंत बने रहें. और वहीं से ही मेरा मिशन बना. ये पहले 4 साल में मुझे क्लियर हो गया था और इसलिए मेरा जो मिशन स्टेटमेंट इसके ऊपर मैं काम करता हूँ है लाइफ टाइम हेल्थ फिटनेस एंड हैप्पीनेस. और आज 42 साल से मैं अपनी हेल्थ फिटनेस को मेंटेन करने के बाद इस बात का जीता जागता उदाहरण भी हूँ कि ये पॉसिबल है. डिस्पाइट मल्टीपल इंजरीज, डिस्पाइट ऑल द सेटबैक्स इन माई लाइफ. बहुत सारे लोगों को लगेगा ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है, ज़िंदगी भर के लिए स्वस्थ तंदुरुस्त कैसे रहा जा सकता है, विशाल कैसे रहा जा सकता है. बट देन people who have coached, people who have trained, they validate this point of view because now we have proven this. And that is where I decided to position myself differently. Fitness is not a 3 months weight loss program. Fitness is a lifestyle. Fitness is into your psyche. It has to be into your thought process. आप कई लोगों को लगता है कि जिम वही लोगों को जाना चाहिए जो 20-25 साल के हैं. युवा वर्ग के लिए जिम है. सीनियर्स के लिए अगर आप 40 साल से ऊपर है तो कई लोगों को लगता है कि हम जिम में जाते हुए कैसे लगेंगे. आज ज़माना बदल गया है. आज आपको 40-50 साल तक के लोग भी मिलेंगे लेकिन 60 वाला अभी भी शायद आपको जिम करता हुआ नहीं मिलेगा. और वो जिम जाएगा तो उसको लगेगा 60 साल वाले को कि लोग मेरे को देख करके क्या बोलेंगे. कुछ अर्बनाइज शहरों में हो सकता है कि कल्चर और आगे बढ़ चुकी हो, 60-70 साल वाले भी अभी आपको जिम में मिल सकते हैं. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की. 40 वाला भी आम आदमी ये सोचता था कि किसी को बोलो ना तुम एक्सरसाइज करते हो, अरे अब क्या जिंदगी भर उछल कूद ही मचाते रहेंगे क्या. अब तो नॉर्मल लाइफ जी में अब तो हाँ वो स्कूल कॉलेज की बात थी. अजय करते थे यार, दौड़ते थे, भागते थे. अब काम धंधे में लग गए, अब जॉब लग गई, अब शादी हो गई, अब थोड़ा उछल कूद मचाने लग गए. जबकि हेल्थ इज नॉर्मल. हेल्थ इज नॉर्मल. और वो आम आदमी की मानसिकता उस जमाने में तो बहुत सारे लोगों की मानसिकता ये थी. और अभी भी इंडिया के बारे में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिम को लोग सिर्फ 6 पैक एब या मसल बिल्डिंग की निगाह से ज़्यादा देखते हैं, बॉडी बिल्डिंग की निगाह से ज़्यादा देखते हैं, नॉट एज अ लाइफ स्टाइल. जबकि ये मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है. हाँ, और वो आई एम रियली हैप्पी कि वो धीरे धीरे बदल रही, बिकॉज देयर आर पीपल लाइक यू वो वर्किंग बिहाइंड इट. Could be. I don't know. In my city, I can say this. कि we have been very successful in terms of making people having this shift in mindset कि fitness एक lifestyle है. It is not a 3 months program और summer vacation के जब break है उसमें हमने exercise चालू की थी, but 2 महीने करा फिर हमने छोड़ दी. सर आपका एक मंत्रा भी है, उस मंत्रा के पीछे क्या फिलॉसफी है वैसे तो मैं समझ ही गया हूँ, लेकिन बट आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड. आप बोलते हैं कि आपका जो आइडियल बॉडी वेट है वो आपका बर्थ राइट है. तो ये मतलब इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? तुम ही मुझे बताओ, जब तुम पैदा हुए थे तुम अपने आदर्श वजन पे थे कि नहीं? सर मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, माय मॉम शी वाज शॉक्ड, डॉक्टर्स वर शॉक्ड. मैं 3.5 किलो से ज़्यादा का पैदा हुआ था एंड डॉक्टर्स वर रियली हैप्पी बिकॉज आई वाज अ हेल्दी बॉय.
ठीक है, और मेरा हर महीने 1 किलो वजन बढ़ जाता था। तो जब तक मैं 8-10 महीने का हुआ तब तक मैं 10-12 किलो का हो गया था। 3.5 किलो के बच्चे को हेल्दी माना जाता है, और एक्चुअली स्टडी ये बताती है कि 35% बच्चे जो इंडिया में पैदा होते हैं वो अंडर वेट होते हैं। जी ठीक है, बट नॉर्मली जितने भी लोग पैदा होते हैं, कोई चाइल्ड 55 से ओबीस नहीं हो, हाँ सही है। या तो हेल्दी होगा या अंडर वेट होता है। ओबीस नहीं होता कि बच्चा पैदा ही बोल सकता। तो मैं यही मानता हूँ कि ये हमारा बर्थ राइट है। कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि एक बार उम्र बढ़ जाती है तो हमारा वजन वापस से नहीं जाता। मुझे लगता है कि उनको सही मेंटरिंग, सही कोचिंग, सही डायरेक्शन देने वाले लोग नहीं हैं। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन मैंने देखा है कि 20 से जो 40 साल की उम्र है, जी उस पीरियड में एक आम आदमी 20 किलो वजन बढ़ाता है। जी वो 20 किलो वजन जब वो बढ़ रहा होता है, उस समय उसके दिमाग में वैरायटी होती है करियर की, बिजनेस की, शादी की, बच्चों की, जिसे कहते हैं ना सेटलमेंट फेज। वो सेटल हो रहा होता है लाइक। और उस समय उसको लगता है कि अभी तो मेरे को सेटल होना है, अभी तो मैं करियर बना रहा हूँ, अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी मुझे बच्चे पैदा कर लूँ, अभी सेटल हो जाएंगे, फिर देखेंगे हेल्थ को। और बाय द टाइम दे वेक अप, फॉर वुमेन इट इज आफ्टर डिलीवरी, फॉर मेन वंस दे गेट 2-3 जॉब या आई पर बिजनेस सेट हो गया उनका 35। तो ये 35 to 40 की एज में, या 30 महिलाओं के लिए 32 साल की आयु, पुरुषों के लिए 37 वर्ष, ये क्रिटिकल एज है जिसके बाद एक उनकी बॉडी का डीजनरेशन उनको दिखाई देने लगता है। और उस समय से फिर उनके दिमाग में चलना लगता है कि मैं कुछ करूं। और जब वो कुछ करने का सोचते हैं तो सबसे पहले उनको क्या लगता है कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देता, यार एक्सरसाइज छूट गई है, पहले से ज़्यादा सेडेंटरी हो गया हूँ, थोड़ा सा कसरत करना चाह, दौड़ लगा लेता हूँ। कुछ लोग सबसे पहले कैलोरी कट करना चालू कर दी। अगर आप यंग हो तो आदमी को लगता है मैं कसरत करूंगा, मेरा कम हो जाए। अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप पहले डाइटिंग को प्रेफरेंस देते हैं कि मैं डाइट कर लूँगा, क्योंकि अब मैं कसरत तो कर नहीं सकता। और ये दोनों ही शॉर्ट टर्म, शॉर्ट गैप अरेंजमेंट होते हैं। और कुछ लोग इसी साइकिल में उलझते हैं, और फिर उसके बाद जब वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद जब वो फेल हो जाते हैं, तो 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमसे नहीं हो, हम कर नहीं सकते। कुछ लोग जो प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, जिम्स ज्वाइन करते हैं या डिफरेंट कोचेस के पास जाते हैं, वहाँ पे भी शॉर्ट टर्म अप्रोच की ज़्यादातर लोगों का तरीका क्या है कि अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर के पास जाओगे तो वो उसके बाद 2 ही तरीके, या तो आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कराइए या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट कराएंगे, क्योंकि हाई इंटेंसिटी और लॉन्ग ड्यूरेशन से वो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करती है। अगर आप एक डॉक्टर, डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो कैलोरी कट करेगी, और कैलोरी कट करने का मतलब है हंगर प्रोन स्टार्वेशन डाइट, फैट मत खाओ, चीनी मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। ये दोनों ही चीज़ें क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो परिणाम देती है, लेकिन इसको लाइफस्टाइल नहीं बना पाते। जी जब ये जीवन शैली नहीं बन पाता तो वो बाउंस बैक कर जाता है, और जब वो बाउंस बैक करता है तो वहाँ से इंसान के अंदर एक अविश्वास या एक कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरी विल पावर कमज़ोर है, या मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, या मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, इस तरह से वो अपने आप को देखने लगता है। 2 ही चीज़ें होती, या तो आप ट्रेनर और कोच को ब्लेम करो, और या खुद को ब्लेम करो। जी राइट, सही बात है। तो ऐसी अवस्था में मैंने देखा है कि वो क्लाइंट और कोच के बीच में एक लव हेट रिलेशनशिप चल रही हो, और पहले 3 से 4 साल में ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। अच्छा क्योंकि हम भी वही कर रहे थे जो हमने सीखा था किताबों में, जी और किताबों में यही सिखाया है कि आप एक्सरसाइज कराओगे तो कैलोरी बर्न होगी, कैलोरी बर्न होगी तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगी, उससे आदमी का वजन कम। और दूसरी चीज़ ये थी कि कैलोरी कट करने का दूसरा तरीका है कि ये छुड़वा दो, ये छुड़वा दो। और 3 से 4 साल होते होते ना मेरे अंदर से कॉन्शियस में ये प्रिक करने लग गया था कि जो मैं किसी दूसरे इंसान को बोल रहा हूँ करने के लिए, वो तो मैं कर नहीं रहा हूँ, और उसके लिए तो ये स्ट्रगल है। और उसको लग रहा है कि अजय सर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जी आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। जी तो ये विचार आने तो मुझे लगा कि यार जब मेरे लिए स्ट्रगल नहीं है तो इनके लिए क्यों स्ट्रगल। तो मैं कुछ वहाँ से मेरी प्रोग्रामिंग, वहाँ से मेरा जो मैं बात कर रहा हूँ कि अप्रोच जी डिफरेंट होने लगी। एंड दिस इज व्हेन द काया पलट वाज बोर्न आई बिलीव। No, Kayaprat is much later. अच्छा जी This is like first 4 years of my journey. And then I reoriented my setup as InShape Lifestyle Center. Okay.
So from health management I moved into lifestyle management. Okay. And वो lifestyle management के अंदर हम exercise, then I started focusing what not to do to what to do. पहले ये फोकस था ये मत करो ये मत करो ये मत करो, तो वो बहुत नेगेटिव बहुत फोकस। नेगेटिव चला जाता। हाँ, तो वहां से ये आया कि भाई करना क्या है उस पर फोकस कराएंगे। तो एक लाइन बहुत अच्छी है, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि what you focus upon appreciates or grows, what you ignore disappears। तो आपको जो करना है सिर्फ उस पर फोकस करो, एंड एज अ रिजल्ट वो चीज ग्रो करने लग जाती है, वो चीज इंप्रूव होने लग जाती है। और जो नहीं करना उसको सोचो ही मत, डिसअपियर। वो नाम डिसअपियर हो जाएगा। और जबकि अगर अपन नेगेटिवली लेके चलते हैं तो वो चीजें ज्यादा होती है। वो ज्यादा होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि कल से कचौड़ी मत खाना, हाँ। तो दिमाग में ज्यादा शाम को ही मेरी कचौड़ी खाने की इच्छा हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। करेक्ट। तो कहते हैं मतलब जैसे मैं एक जो सदगुरु हैं कई बार वो बोलते हैं कि डोंट थिंक ऑफ अ मंकी, आप आपको मंकी मंकी दिखाई दे। तो जैसे ही आपको भी बोला जाएगा ना ऐसे ऐसे मत करो, तो वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये अप्रोच ने बहुत फ़र्क लाना चालू किया लोगों के लाइफ में, और लोग उस चीज़ पे, तो जैसे कुछ मेरे पास आता था, मान लो वो बोलता है कि सर मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तो और या मैं स्मोकर हूँ, अगर मैं जिम ज्वाइन करूँगा तो मुझे फ़ायदा मिलेगा कि जी। अब बहुत ज्वलंत इशू है चेकिंग, क्योंकि स्मोकर जो है उसको मालूम है वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा होता। तो मेरा बहुत सिंपल तरीका था, मैं उससे ये बोलता था कि भाई स्मोकिंग छोड़नी चाहते हो मैं समझता हूँ, लेकिन स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे, एक्सेप्टेड है, क्या नया कर सकते हो? कहते सो कुछ भी कर सकता हूँ, जो आप बोलो वो कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने कहा दौड़ लगा सकते हो? कहते सर आप बोलोगे तो कोशिश कर लूँ जी। तो मैं तो ठीक है, मैं आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा, आप ऐसा करो दौड़ लगाना चालू। और मुझे ये अंदर से मुझे ये मालूम है कि स्मोकिंग हार्म्स योर लंग्स एंड रनिंग बिल्ड योर लंग्स। यस। दूसरी चीज, जो स्मोकर है वो सबसे पहला काम क्या करता है सुबह उठ? आई डोंट नो सर, आई डोंट स्मोक। हाँ, तो जनरली जो लोग स्मोकर से या टबैको च्यू करते हैं वो सबसे पहले उठ के सिगरेट जलाते, या सबसे पहले उठ के मुंह में टबैको डाल। और मैं उनसे बोलता था कि आपको जब तक आप रन ना कर लो तब तक आप सिगरेट ना पियो। अच्छा, कि क्वालिफिकेशन जी कि दौड़ूंगा उसके बाद पी लूँ। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्या होता है, तो एक तो जो आपकी पहली सिगरेट है वो डिले हो गई जी। हाँ सही, कि अब आप पहले से डिले हो गया। मैंने बोला ये छोड़ने के लिए, मैं तो बोला पहले दौड़ना चालू करूँ जी। और जब वो आदमी दौड़ना चालू करता है, शुरुआत करता है, तो वहाँ से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स और जिस तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो आपकी अर्ज को डिमिनिश कर दे, दबा देती। और फिर दूसरी चीज करिए आपके साथ ऐसा हो, आपने कहा मैं एक्सरसाइज करता हूँ जी, आप जिम से एक्सरसाइज करके निकलो और कोई बोले गुलाब जामुन खा लो, आप खा लोगे? कभी मन नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं। आप उस समय आप सबसे ज्यादा जागरूक व्यक्ति हो से, आपका हाथ आसानी से नहीं जाए। शाम को खा लोगे, लंच के बाद खा लोगे, डिनर के बाद खा लोगे, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करके निकले हो और उस समय कोई ऐसी चीज आपको दे दी जाए, इतनी जागरूकता हर एक इंसान में हो जी। तो ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोगों की स्मोकिंग कम हुई, बहुत सारे लोग टबैको छूट गया, कुछ लोगों की छूट भी गई और कुछ लोग बिल्कुल नहीं के बराबर करने लगे। एंड धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी में बदलाव आने लगा, वो अपने आप को एक रनर की तरह, एक एथलीट की तरह देखने लगे। तो बजाय इसके कि क्या नहीं करना है उस पर फोकस करने की कि क्या करना है, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाती। करेक्ट। एंड दैट्स अ फिनोमिनल वे टू लुक एट लाइफ एज वेल। ट्रू है ना, मतलब पीपल आर सो मच एनक्रोस्ड विद बेसिक थिंकिंग कि यार अब तो लाइफ ऐसी ही है हमारी, रादर देन दैट इफ दे नो कि हेल्थ इज लाइफस्टाइल, जब उसको उसमें आप इंकलकेट करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एनीबॉडी। और आप वही प्रीच करते हैं, वही सिखाता है। बिकॉज जिम जाके सिक्स पैक एब्स अगर आपको बनाना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। और समटाइम्स सर ये भी होता है कि बिकॉज ऑफ आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, आप पूरा अच्छे से खा नहीं रहे हैं और आपको एक स्पेसिफिक शेप चाहिए बॉडी का, तो आप यू फील टायर्ड, आप बड़े एग्जॉस्टेड हमेशा फील करते हो। एंड समटाइम्स देयर आर पीपल जिनको गुस्सा बहुत आ जाता है क्योंकि उनको वो चीज़ें खाने को नहीं मिल रही, कार्ब्स बॉडी के अंदर उतने नहीं जा रहे हैं। तो वो साइकोलॉजिकली भी बड़ा इम्पैक्टफुल होता है आपकी दिमाग के ऊपर, अगर आप उस तरीके से उस रेजिम को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क तनवीर ये होता है कि फिटनेस इज गोल स्पेसिफिक जी। 6 पैक एब्स फॉर अ पर्सन हु इज परस्यूइंग द स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग जी
is a necessity. Okay. करेक्ट. Once you have a specific goal, I have trained model, supermodel. I was director for a male fitness pageant. Now, वहाँ पे अगर मस्कुलर सिमेट्री, साइज, पोस्चर, अगर हमें उसको देखना है जी, जिस क्योंकि वो एक कंपटीशन है, प्रोफेशनल टूर्नामेंट कह सकते हैं, ऑन टेस्ट कह सकते हैं, तो वहाँ पे हर चीज मैटर करती है और वहाँ पे स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल है. बट एज अ फैशन स्टेटमेंट इन जनरल, फिटनेस जब मैंने बोला गोल स्पेसिफिक है तो वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट एट पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल कि आज आपने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी एंड यू वॉन अ मेडल, गोल्ड मेडल. नेक्स्ट डे उसी आदमी के साथ दोबारा से आप मैच खेलोगे, जरूरी नहीं है आप वापस से जीत. सही बात है. लेकिन हो सकता है वो दैट पर्टिकुलर डे एवरीथिंग वर्कड इन योर फेवर, यू that is performance. So for example, you have run a marathon today, tomorrow you will run, you will not be able to beat your time which you gave yesterday because अब आपको दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तो फिटनेस इज गोल स्पेसिफिक, यू ट्रेन फॉर अ पर्टिकुलर गोल एंड यू परफॉर्म एट द पीक, उसके बाद वो डीजनरेट हो और फिर वापस से यू टू रीबिल्ड. दैट इज व्हाट साइक्लिक इज. लेकिन जब हम हेल्थ और वेलनेस की जनरल वेलबींग के संदर्भ में बात कर रही, we are talking about can you maintain your fitness for 365 days, like when I am saying I run 25 to 30 kilometers a week. So I can say yes, every week I can, some week it will be 20, some week could be 30. My goal is 80 to 100 kilometers In a month. This I can achieve forever. You get my point? Yes. लेकिन अगर मेरा गोल है कि मुझे 24 आवर एथलीट बनना है, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दौड़ना है, तो वो मैं साल में एक ही बार करूँगा जी. या प्रोबेबली ट्वाइस कर लूँ. और उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो. उसके लिए प्रिपरेशन. गॉट इट. सर एक चीज़ मुझे और जाननी थी क्योंकि आपने तो बहुत पहले अपनी फिटनेस और वेलनेस के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी. इवन नाउ डेज व्हेन व्हेन समबडी गोस टू देयर पेरेंट्स एंड टेल देम कि यार मेरे को तो फिटनेस के अंदर अपना करियर बनाना है, people do not choose fitness as their career. What do you think? What is the biggest reason behind it? That is true because I believe like India has come of an age now. Sport and fitness में अब नाम, पैसा, शोहरत दिख रहा है जी. बट इन जनरल अभी भी वी आर नॉट अ स्पोर्टिंग नेशन इन द कंट्री. हम लोग खिलाड़ी कल्चर को के प्रति हम लोग को सचेत या जागरूक नहीं जी. among all the sport, cricket has been dominating India. Even it is today true. It was आज भी सच है ये बात. और लेकिन अब बाकी स्पोर्ट्स भी कैचअप करने लगे हैं और अब बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे आए हैं जिन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स में भी इंडिया का नाम ऑफ कोर्स किया है. एथलेटिक्स तो एक बार अनथिंकेबल था कि उसमें कुछ मेडल आ सके. अब तो पैरा ओलंपिक भी, पैरा ओलंपिक्स में तो अब ऐसे स्पोर्ट्स में आने लगे हैं और गवर्नमेंट ने भी इसमें मुझे लगता है कि बहुत काम किया है और मतलब और बहुत कुछ हो सकता है. बट पहले की तुलना में अब बहुत वो हो गया है जी. प्राइमरली आई बिलीव कि सक्सेस का एक मापदंड जो है पैसा, उससे अटैच करके देखा जाता है. और खिलाड़ी की लाइफ में एक अनसर्टेनिटी है और वो अनसर्टेनिटी, और बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जो हाई इनकम करियर पे जा पाते, अटेन कर पाते हैं. इसको बहुत कम ऐसे लोग. ऐसा ही केस फिटनेस प्रोफेशनल में, नर्सिंग प्रोफेशन के साथ भी ऐसा ही माना जाता है जी कि ये लो इनकम प्रोड्यूसिंग करियर ऑप्शंस हैं जी. और व्हेन आई वाज इन स्कूल तब सबसे पहले इंजीनियर, फिर डॉक्टर और उसके बाद सीए. अब आगे और जोड़ लो तो अब एमबीए आ गए. ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो अब टेक्निकल एजुकेशन आज भी डोमिनेट करते हैं. उसके बाद अगर कुछ बच्चे हैं तो वो सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज की तरफ आकर्षित होते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित होते हैं. तो खेल या फिटनेस के फील्ड में करियर बनाने को वो प्राथमिकता तो है ही नहीं जी, कहीं पे भी नहीं है कि कोई आदमी ये सोचेगा. और इसलिए ये माना जाता है कि तुम इस फील्ड में क्या कर लोगे, तुम इस फील्ड में क्यों जा रहे हो, मेरे पे स्कोप नहीं है. स्कोप नहीं है और क्या करोगे. बट नाउ व्हेन आई लुक एट दिस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, इट्स अ $1 trillion इंडस्ट्री.
और It's a big number. big number for anywhere in the world and specifically India. 140 million people. तो फिटनेस के को एक करियर ऑप्शन की तरह से हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग नहीं देखते और मेरे घर में भी ऐसा ही इशू था और इसको एक हाई इनकम करियर अपॉर्चुनिटी नहीं माना जाता है और इसलिए ज़्यादातर लोग इसके बारे में सीरियस नहीं है। ये बहुत धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है और इसके पीछे मानसिकता ये है कि सक्सेस को सीधा मनी के तौर पे देखा जाता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। और मैं 11 साल तक, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने स्ट्रगल किया इस फील्ड से और मेरा शुरू से ये मानना है कि अगर हम सफलता को सिर्फ पैसा कमाने के साथ जोड़ के देखते हैं तो वो उसका सही मापदंड नहीं है, वो सही सफलता नहीं है। और सक्सेस को अगर इस तरीके से डिफाइन किया जाए कि सिर्फ पैसा कमाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ख़ास करके पुरुषों के लिए ये माना गया है क्योंकि वो अर्निंग मेंबर होते हैं। तो इवन व्हेन आई वाज नॉट अर्निंग मनी, आई वाज सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एन इम्पैक्ट, Okay. and which is not part of success definition, Got it. right? जी. And because ultimately, और मेरे दिमाग में तो ये कंसेप्शन था कि मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो भी मैं बहुत खुश था। मतलब मुझे कभी आकर के लगा ही नहीं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उस दरमियान भी जब मैं पैसे नहीं कमा रहा। शायद इसलिए आप 11 साल भी दे पाए उसको. और 11 साल क्योंकि शुरुआत उस क्वेश्चन के साथ हुई थी कि अगर पैसा नहीं भी मिलेगा तो क्या काम करोगे? यही काम करूँगा, नहीं भी मिलेगा तो ये काम करूँगा। लेकिन बहुत बड़ा प्राइस पे करके मुझे ये समझ में आया कि अगर आप बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाह, आपको पैसा नहीं चाहिए। जब मेरे घर वाले परेशान होते तो मैं कहता था ताज़ सब्जी चल तो रही है, आपकी ज़िंदगी भर कमाया है तो किसके काम आने वाला है? Oh my God. I was like this. Yes. तो I was अब मैं अपने आप को डिसीव कर रहा था कि मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। और कई बार जब आप नहीं कमा रहे होते तो आप उस चीज़ की ज़रूरत को ही नकारने लग जाते, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। तो एक दिन मेरी मदर ने मुझे बैठ के बोला, बेटा ठीक है कि तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारी दाल रोटी सब्जी सब चल रही है, लेकिन तुम पूछो तुम्हारी वाइफ को चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि नहीं चाहिए, और फिर तुम अपने काम को, तुम्हारे साथ जो वेंडर्स हैं जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि चाहिए नहीं चाहिए। आपके मैं किराया नहीं दे पा रहा था, एक समय ऐसा था, तो लैंडलॉर्ड को चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली के बिल आएंगे उनका पेमेंट चुकाना है कि नहीं चुकाना है। तो वहाँ से मुझे इस रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली even if you are running a very noble cause, even if you are running a NGO, जी. You need money. you need money to make an impact. And for an entity to be truly successful, money is important. Yes. So वहाँ से मैंने उसको स्टडी करना चालू किया और लिटरली आई री-एजुकेटेड माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ creating not just a business entity but a profitable, scalable business entity. And now you're also helping the coaches. Yes. Yes. So I saw this that most trainers and coaches, first their struggle is कि उनके पास clients है कि नहीं है। फिर clients आ जाते हैं तो उसके बाद एक लिमिट पे जा करके वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो scalable नहीं कर पाते। And I know this for fact because I struggled a long time. And when I scaled up, once I understood this phenomena, कि it is the scale that determines the financial growth and the impact. और एक डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी मिली सक्सेस की कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मनी फ्लोज टू द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है लोगों की लाइफ में, उसकी तरफ पैसा अपने आप आता है। तो आई स्टॉप फोकसिंग अबाउट कि मुझे पैसा कमाना है, दो वो मेरे डीएनए में वैसे भी नहीं था कि मैं पैसे को देख करके आकर्षित होता हूँ, क्योंकि वो तो मैंने कम उम्र में कमाना सीख लिया था और उनको छोड़ के आया था, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, इसलिए वो कभी उसकी ऐसे लालसा नहीं रही। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि मनी के बिना आप कोई इम्पैक्ट नहीं पैदा कर सकते, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसको मैंने समझा और उसको स्केलेबल बनाने के लिए सो आई ग्रू अप ऑलमोस्ट लिटरली like 600% in 9 months. From I was serving 150 200 members, I went up to 1200 members in a period of 9 months. My God.
and I trained a team of 40 trainers and everything like it just happened almost in a year's time, everything. और वो पीरियड सबसे ज़्यादा लर्निंग वाला था. उस पीरियड में मुझे बिजनेस की फंडामेंटल्स बारीकियाँ समझ में आई, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस का रोल समझ में आया. कई बार मैं लोगों को ये बताता हूँ कि जितने मैंने मल्टीपल काम किए, तो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से मुझे ये एक कहते हैं ना जागरूकता, एक सेल्फ अवेयरनेस, एक कैरेक्टर मिला. फिटनेस से मुझे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का रोल समझ में आया. बिजनेस से मुझे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की जानकारी आई. कोचिंग से मुझे एक मकसद मिला, एक पर्पस मिला लाइफ का कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है. जी. So all this has been part of the journey. And now when I have personally gone through the humiliation and the suffering that any capable individual goes through when you are not financially successful, और स्टेबल, यस. right? तो वो humiliation को मैंने पर्सनली फेस किया है, ना केवल समाज के तौर पे, अपने रिश्तेदारों से, इवन अपने परिवार से भी, जब उनको लगता है कि हमारा बेटा लायक है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, कुछ वो नहीं कर रहा. इसलिए मैं हर ट्रेनर, हर कोच के उस दर्द को समझता हूँ. और अभी भी जिन कोचेस को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उनमें से कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि वो कहते हैं कि सर हमारे क्लाइंट्स ऐसे ही जा करके नई कार खरीद लाते हैं, लेकिन हमारे को पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे देते तो बार्गेनिंग करते. तो मैं मुस्कुरा देता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज फेजेस, आई हैव गॉन थ्रू दैट phase. It's all about value and scale. And once understood this principle, I had never had to look back. And this is what my business approach is this, कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका स्केल कितना है, आप कितने लोगों की लाइफ में फ़र्क ला सकते हैं. यू मे बी वेरी टैलेंटेड, यू मे बी वेरी गिफ्टेड, आपकी इंटेंशन अच्छी है, थॉट्स अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस में जब आप जाते हैं तो बिजनेस हैज़ गॉट डिफरेंट डायमेंशन. मार्केटिंग है, सेल्समैनशिप है, ऑपरेशंस है, मैनेजमेंट है, आज की तारीख में टेक का बहुत बड़ा रोल. तो ये सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. तो वो मैंने मतलब मैंने जो MBA में नहीं सीखा, वो मुझे रियल लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड ने सिखा दिया. सिखा दिया. सर मैंने एक चीज़ देखी है कि आप अभी तक आपने जब जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी एज एन एथलीट, और उसके बाद अभी तक जब आप आए, योर ट्रेनिंग द कोचेस, आप पूरी कम्युनिटी बना रहे हैं, हम कायापलट की भी बात करेंगे. तो इतना सब कुछ आपने किया, तो एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ जो कि परमानेंट है वहाँ पर, दैट यू हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एवरी. मतलब आपने पहले खुद करके देखा है और फिर उसके बाद यू आर प्रीचिंग इट टू अदर्स एज वेल, एंड विच इज़ अ फिनोमिनल थिंग, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट रीड फ्यू बुक्स एंड गो थ्रू सर्टन सेमिनार्स एंड दे स्टार्ट प्रीचिंग. तो आप अभी जो कोचेस को हेल्प कर रहे हो, दैट इज यू आर एक्चुअली गिविंग देम द क्रक्स ऑफ दोज 11 years of struggles that you had faced in that point in time. और उस समय आपने systems वगैरह बनाए होंगे. Now your coaches are actually benefited by the knowledge and the wisdom that you actually had at that point in time. तभी तुमने बहुत सही बात बोली है, और मैं सभी तुम्हारी ऑडियंस के लिए भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हैं जी, तो कोई एक प्रोजेक्ट ले, कोई सा भी एक प्रोजेक्ट ले, और जब आप उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने लगते हो तो उसमें जैसे ही आप शुरू करोगे कोई ना कोई रोड ब्लॉक आए. of course. ज़्यादातर लोग जो फर्स्ट रोड ब्लॉक आता है ना, वहाँ पे रास्ते बदल देते. ठीक है, वो रोड ब्लॉक आएगा, आपको उसका समाधान ढूंढना है. जी, उसका समाधान ढूंढोगे, वहाँ से रियल लर्निंग, फिर आप आगे चलोगे, दूसरा रोड ब्लॉक आ जाएगी, फिर आप उसका समाधान ढूंढोगे जी, फिर आप आगे चलोगे. और अगर इस तरह से आप सॉल्यूशन ढूंढते रहोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी काम में सक्सेसफुल ना हो, और आप हर वो चीज़ सीख जाओगे जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकती है. ये हेल्थ के फील्ड में है, बिजनेस में है, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए. रेयरली शायद कोई ऐसा फील्ड होगा जिसमें आप घुसे और आपको सारी ट्रैफिक लाइट ग्रीन मिली और संगीत बज रहा है और बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है और आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ अटेक कर. ऐसा कभी नहीं होता. Sir, now I want to, direct it towards you building Runners Club and कैसे हमें लोगों को जागरूक किया towards running. और मैं यहाँ पर बात करूँगा दीपा राणामौली की बात करना चाहूँगा आपसे. And Chambal, you already appreciate about this. Chambal challenge. So let's begin with Chambal challenge. What was Chambal challenge? या फिर आपने
स्टार्ट रनर्स क्लब कैसे किया? सो दैट इज वन थिंग दैट आई वांट अबाउट. See, running came to me naturally because as I was an athlete, and in my I started my journey as a table tennis player. तब मुझे रनिंग से कोई मोहब्बत नहीं इसकी, जहाँ मुझे और मेरे को बहुत परेशानी होती थी दौड़ने से. सर रनिंग की इंपॉर्टेंस से हम स्टार्ट करते हैं. हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक रनिंग कैन बी इन समवन्स लाइफ? अगर आपके पास कोई भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स है, जी. उनको तोड़ने का सबसे सशक्त तरीका है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. ओके. एंड मुझे कोई इंसान ऐसा बता दो जिसके अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स ना. सबके अंदर होता है सर, किसी ना किसी चीज को लेकर. एट सम स्टेज जी. आप किसी भी जगह जाओगे, और मैं आज भी अभी मैं एक 200 लोगों की बहुत बड़ी वेलनेस रिट्रीट करके आ जी. एक डेस्टिनेशन के ऊपर. जी. और इतने सारे साल होने के बावजूद भी आज भी जब आप कोई बड़ा इवेंट होस्ट करते हो जिसमें लोग 100-200 किलोमीटर दूर से नहीं, 3000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर दूर से चल के आ रहे हैं सिर्फ आपके कारण, जी. वहां पहुंच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा होगा? मस्ट बी कि would you be able to deliver the value for which people are travelers? Would you be able to create the results and the outcomes that they are looking forward to? दैट इम्पैक्ट बी दैट. Will that be I mean, if they're coming for such a far distance, the pressure is on you. And वो belief आपका अंदर से मजबूत नहीं होगा तो आप वो कर नहीं सकते. और आपको सेल्फ डाउट भी आएंगे, आपको डर भी लगेगा. I mean, there are so many things that can go wrong, करेक्ट. right? So, ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है उसको तोड़ने का साहस जो पैदा होता है, वो मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन फॉर मी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वाज दैट थिंग. क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्टेंस के बैरियर्स को तोड़ते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर जो सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस है वो टूटने लगता है. यस दैट्स ट्रू सर. And I'll give you an example. So when I started Runners Club in my city, first time when few of my members they ran 7 kilometers. जी. अब वो बिजनेस ओनर्स थे जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की थी और वो 7 किलोमीटर दौड़ गए. और जब वो 7 किलोमीटर दौड़ गए और रात को उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में बोला कि मैं सुबह 7 किलोमीटर दौड़ा हूँ, तो शर्त लगती कि तू दौड़ नहीं सकता, कि तू चल हम नापने चलते हैं. जी जी जी. और वो नापने गए कार से कि ये नाप के देखते हैं कि वास्तव में डिस्टेंस 7 किलोमीटर होता है कि नहीं होता है. तो एक तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि आदमी खुद को तो यकीन नहीं हो रहा, दूसरों को भी यकीन नहीं हो रहा. दूसरा, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कैसे चेंज होते हैं. वन ऑफ माई मेंबर ही सेड वंस कि हो जाए यार, रात को मैं वाइफ को लेके स्टेशन छोड़ने जा रहा था और रास्ते में ना कार पंचर हो. जी. अब कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं पहले किसी मिस्त्री को फ़ोन करता, मैं सोचता क्या करूँगा, और चूँकि नाउ आई एम अ रनर, इवेंट्स लेके. हाँ कर मैं रनर हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने गाड़ी में से स्पेयर्स निकाले, मैंने जैक लगाया और मैंने टायर खोला और खुद ने टायर चेंज कर लिया. एंड ही वाज लाइक यूफोरिक एंड ही सेड कि अजय, मैं और टायर चेंज कर लूँ, इम्पॉसिबल है. और ये मैं सिर्फ इसलिए कर पाया कि नाउ माई आइडेंटिटी इज ऑफ अ रनर. नाउ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मतलब कर तो वो पहले भी सकता था, लेकिन वो सेल्फ इम्पोज लिमिटिंग बिलीफ थे कि मैं कैसे करूंगा, मैं तो ढूंढूंगा आदमी को. जी. राइट. तो इस तरह के चेंजेस लाइफ में आते हैं लोगों के, और उसका सबसे सशक्त माध्यम रनिंग है. आई स्टार्टेड रनिंग एज आई मीन फॉर पीपल हु कुड नॉट अफोर्ड टू पे मी. जी. फॉर देम. एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट कि ये जो सेल्फ इम्पोज लिमिटिंग बिलीफ्स है, उसको तोड़ने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है. और ये आपने इन शेप से स्टार्ट किया? हाँ, ये मैंने इनशेप से चालू किया था, और फिर मैं उसमें लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए प्रेरित करने लगा था. जी. और इट स्टार्टेड फ्रॉम एनीवन कैन डू 5K. जी. एंड फ्रॉम एनीवन कैन डू 5K वी स्टार्टेड मूविंग लॉन्गर डिस्टेंस, एंड देन केम अ टाइम, इट इज लाइक बिफोर दिस मैराथन कल्चर वाज बोर्न. जी. डॉक्टर्स इन आवर सिटी, उन्होंने कुछ लोगों को ये बोल दिया, ये ज्यादा दौड़ोगे तो घुटने खराब होते हैं. एक मीटिंग बुलाई गई हमारे शहर में. अच्छा. जो मेरे जो प्लेयर्स थे, दैट इज इंडीड अ मिथ सर. हां हां. हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है कि दौड़ने से घुटने खराब हो जाएंगे. तो एक मीटिंग बुलाई मेरी सारे क्लाइंट्स ने मिलकर, और उन्होंने मुझे पाबंद किया गया कि अजय देखो यार, ये 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक तो ठीक है, अब हम
तुम किसी को 10 किलोमीटर के लिए मत बोलना, 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं दौड़े। जी तो मैं हंसने लगा क्योंकि none of them knew the actual meaning because I used to read a magazine called Runner's World जी और उसमें मैराथन्स का बहुत जिक्र होता है कि अलग अलग शहरों में इतनी मैराथन्स होती हैं, हजारों लोग दौड़ते हैं। और मैं उनको उसमें मैं पढ़ चुका था कि एक रनर था, अभी उसका नाम मुझे दिमाग से निकल रहा है जी और आई थिंक सम रिच करके नाम था। वो 50 दिनों में 50 मैराथन दौड़ा, ओ हर दिन एक मैराथन। ओ माय गॉड और ये बोला गया था कि वो सरवाइव नहीं करेगा 58 मैराथन। जी और उसके ऊपर डॉक्टर्स ने सारे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट किए, घुटनों के चेकअप किए कि घुटने खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये स्टडी में पढ़ चुका था जी कि 50 दिन में 50 मैराथन दौड़ी जा सकती हैं और 50वीं मैराथन में वो फास्टेस्ट था ओ और उसके घुटनों को खराब होने की जगह उसके और अच्छे हो गए क्योंकि मसल एज अ मेमोरी एंड एक स्पेसिफिक एडेप्टेशंस टू इम्पोज डिमांड करके एक प्रिंसिपल होगा जी तो बॉडी ने अडेप्ट कर लिया उसको। तो मैं कई जगहों पे बहुत अम्यूज होता था जब मैं ये बातें सुनता था और वहां से मुझे ये मैं लाइन एक बोलने लगा कि लोगों को ये पता भी नहीं है कि उनको क्या नहीं पता है। यू डोंट नो व्हाट यू नो एंड दैट इज व्हाट माय जॉब बिकेम। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि द लाइन इज समथिंग लाइक दिस, व्हाट अ बैड मैन इफ नॉट अ गुड मैन्स जॉब एंड व्हाट अ गुड मैन इज इफ नॉट अ बैड मैन्स टीचर। तो यहाँ पे बैड मैन का मतलब है जो इग्नोरेंट है, जो जागरूक नहीं है, वो मेरे लिए काम है। और जो जागरूक नहीं है उसके लिए मैं टीचर हूँ जी। तो ये फिलॉसफी ने मुझे मदद की कि मैं इन मिथ्स को तोड़ सकूं और मैं लगातार इस पे काम करता रहा। और फिर वही लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे, मैं कई लोगों को बोलता था कि देखना आने वाला समय आएगा, ये जो लोग तुमको रोक रहे हैं ना ये खुद दौड़ेंगे। और दैट्स हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू वर। हाँ, एंड आई सेड कि आज मैं, शुरू में ऐसा होता था कि मुझे लोगों को पुश करना पड़ता था कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, डू दिस नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट माइलस्टोन। एंड इनफैक्ट 2004 में जब मुंबई में पहली मैराथन हुई उसने बहुत मदद की हमें इंडिया का रनिंग कल्चर को चेंज करने में। और धीरे धीरे फिर बाय 2010 आते आते तो एवरीबडी स्टार्टेड टू रियलाइज दिस एंड नाउ इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो 100 दिन लगातार 100 किलोमीटर दौड़ चुके। तो लिटरली दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नाउ लास्ट मंथ अप्रैल में, जो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, एक इंसान ने 2 घंटे से भी कम समय में 42 किलोमीटर्स दौड़ लिया, विच इज लाइक अ रॉजर बैनिस्टर मोमेंट फॉर रनिंग इंडस्ट्री की कभी ये माना नहीं जा सकता था कि इंसान का शरीर 2 घंटे से कम समय में 42 किलोमीटर दौड़ गएगा। तो ऐसे अचीवमेंट्स अब दुनिया में हो रहे हैं और लोगों के माइंडसेट शिफ्ट हो गए हैं। और अब मैं अपने ही शहर की बात करूं तो वहाँ पे ऐसे रनर्स हैं जो 200 किलोमीटर से ज़्यादा लगातार दौड़ जाते हैं। तो कहाँ वो 5-7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ोगे, और कहाँ ऐसे रनर्स हैं जो 246 किलोमीटर दौड़ चुके हैं लगातार। जी एंड फ्रॉम माई सिटी, फ्रॉम माई कम्युनिटी। सो दैट इज़ लाइक आफ्टर यू दैट्स अबाउट लाइक कितना आपके लिमिटिंग बिलीफ से उसको आप चेंज कर सकते। जी क्या बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चंबल चैलेंज टू, क्योंकि आपने इन शेप पे वहाँ पर स्टार्ट ओके, किया। और चंबल चैलेंज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जी और जैसा मैं बताता रहता हूँ कि ना रनिंग एक स्किल है, जी बट रन कोई भी कर सकता है जी, ठीक है। तो रनिंग में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज कंसिडर्ड अ टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस जी, ठीक है। मेरा जो रनिंग के प्रति लगाव था कि आई एम अ वेरी लाइक स्पिरिचुअल पर्सन, तो रनिंग समहाउ हेल्प मी कनेक्ट विद नेचर जी तो उस जमाने में ट्रेडमिल्स नहीं होती थी, और जब ट्रेडमिल्स आ भी गई तो आप सोचो कि मैं ट्रेडमिल पे दौड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे नेचर में, नेचुरल सराउंडिंग में दौड़ने का मजा आता जी। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी 2008 में क्रिस मैकडोगल की, बॉर्न टू रन। और उसने जिस बातों को मैं यकीन करता था मैराथन कल्चर में, उसमें उन्होंने एक कबीले का जिक्र किया, तारू महाराज का, कि ऐसे कबीले दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो 400-450 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। और वो वेरी थॉरली डॉक्यूमेंटेड रिसर्च्ड बुक इज देयर। और वो जो मैं सोचता था कि इंसान में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर को बहुत बड़ा मानता था, और जब उन्होंने वो 400 किलोमीटर की बात की तो उन्होंने मेरे इस इमेजिनेशन को इतना ट्रिगर कर दिया, एक्सपैंड कर दिया कि मैं को लगता था कि जिस शहर में मैं था मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा सोच रहा हूँ। वो
इतना सा हो गया उसके साथ कि इंसान नहीं कर सकता है, तो वो उसकी फाउंडेशन थी। और जब इंडिया में मैराथन्स का कल्चर हुआ, लगभग मुझे दिखने लगा कि हर शहर में मैराथन लॉन्च हो रही है, 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर लोग दौड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। और मैराथन के साथ एक सोशल स्टेटस जुड़ा हो जी। और लोग मैराथन में जाते हैं, मेडल को दांत से पकड़ते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं और सब उसको अपलोड करते हैं। तो मैं कुछ चाहता था कि कुछ ऐसा अलग करूं जिसने वो बिना ग्लैमर के कितने लोग करना चाहें। करेक्ट। दूसरी चीज़, कोल्डा एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे जमीन बोर्ड तो है ही सही, उसके बाद वहाँ पे एक फॉरेस्ट है, मुकुंदरा फॉरेस्ट, उसके बाद वहाँ पे चंबल रिवर है, और उसके बाद वहाँ पे हिली टेरेन है, और वहाँ पे उबड़ खाबड़ जंगल के अंदर उतार चढ़ाव से भरे रास्ते भी। जी। रोड पे दौड़ना एक अलग स्किल है, स्लोप पे ढलान पे दौड़ने के लिए एक अलग तरह की स्किल चाहिए, जी। चढ़ाई पे दौड़ने के लिए अलग चाहिए, जी। जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों पे दौड़ने के लिए एक रनर को डिफरेंट तरीके से ओरिएंट करना तो जी। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू योर मूवमेंट स्पेशलिस्ट वाला पार्ट, लेकिन इस पर बाद में लेकर आता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो मैं एक ऐसा इवेंट क्रिएट करना चाहता था कि जिसमें एक रनर ट्रूली टेस्ट भी हो जाए, एट द सेम टाइम आई वांटेड टू बिल्ड द रनर हिमसेल्फ। What it got? तो सन 2010 आते आते इंडिया में रनिंग का कल्चर स्टैब्लिश होने लगा। शुरुआत 2004 में ब्रोकैम का एक मुंबई मैराथन से शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे लगभग हर शहर में मैराथन चालू होने लगी। जयपुर में भी 2011 में मैराथन चालू हो गई, और राजस्थान में भी रनिंग के बारे में लोग सोचने लगे, और एक तरह से ये एक स्टेटस बनने लगा। सोशल मीडिया पे लोग छाने लगे कि मैं भी मैराथन दौड़ता हूँ, और इस तरह से। और मैं रनिंग से शुरू से एसोसिएटेड रहा हूँ। जयपुर में एक बार जयपुर मैराथन के समय मुझे यहाँ पे एक रनिंग क्लिनिक लेने के लिए बुलाया गया। उस क्लिनिक में मैंने पहली बार तब ये बोला कि कुछ बात चली कि इंसान कितना दौड़ सकता है, तो मैंने बोला कि इंसान 100 किलोमीटर दौड़ सकता है। जी। तो जब मैंने बोला इंसान 100 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो एक रिपोर्टर ने बोला कोई भी दौड़ सकता है। मैंने कहा हाँ आप भी दौड़ सकते हैं। अच्छा। तो अगले दिन वो 8 कॉलम की न्यूज़ लगी थी, इसमें लिखा हुआ था कि अजय सेठी ये बोल रहा है कि इंसान 100 किलोमीटर दौड़ सकता है। और उसके कुछ समय बाद ही कुछ रनर्स ऐसे आए जो 100 किलोमीटर दौड़ गए, और अब ऐसे रनर्स हैं जो 200-250 किलोमीटर तक दौड़ जाती। तो ये एक बैकग्राउंड था जहाँ से मेरे मन में था कि कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए रनर को, और उसमें रनर को टेस्ट भी किया जाए और रनर्स को डेवलप भी किया जाए। और एक जैसे हर इंसान को अपने शहर से मोहब्बत होती है, प्यार होती है, मुझे भी अपने शहर से बहुत प्यार है। जी। तो मैं अपने शहर के वो जगह जो लोगों ने देखी नहीं थी, उन डायमेंशंस को जो लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था, कि एक शहर के अंदर इतनी प्राकृतिक विरासत है जो लोगों को मालूम ही नहीं है। पानी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, ट्रेल्स भी है, तो वो नज़ारा मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जी। तो मैंने जो रूट सेलेक्ट किया वो अपहिल, डाउनहिल, जंगल ट्रेन, रिवर पॉइंट्स, फॉरेस्ट से होता हुआ गुजरता था, और पोटा से लेके रावण भाटा तक का एक सफ़र जी। था। तो अब वो मेरे दिमाग में वो रूट बहुत अट्रैक्ट करा करता था। तो एक दिन मैंने अपनी रनिंग कम्युनिटी में ऐसा मैसेज डाला कि ये बात है 2016 की। तो 2016 जनवरी में मैंने रात को मैसेज डाला कि कल सुबह मैं 50 किलोमीटर दौड़ूंगा कोटा से रावत भाटा तक। जिनको दौड़ना है आप मेरे साथ दौड़ सकते हो, और जिसको 5 दौड़ना है वो 5 दौड़ना, जिसको 10 दौड़ना है वो 10 दौड़े, 20 दौड़ना है 20 दौड़ना, पीछे सपोर्ट व्हीकल होगा, जितना आपको दौड़ना है आप उतना दौड़ना, बाकी लोग गाड़ी में बैठ जाना। जी। और मुझे लगा था 2-3 लोग शायद आ जाएंगे, लेकिन अगले सुबह जब मैं रनिंग की स्टार्ट लाइन पे पहुंचा तो 18 जने वहाँ पहुंच गए। माय गॉड। हाँ 18 जने हो, और वो किसी एक व्हाट्सएप मैसेज, हाँ, कोई रनिंग इवेंट नहीं है, को पता है इट्स नॉट एन इवेंट, हाँ, कुछ सोशली कुछ नहीं होने कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, जंगल है, कोई तो अकेले दौड़ने जा रहे हैं, कोई नहीं है। और उसमें से 18 में से आई थिंक 3 या 4 जनों ने 50 किलोमीटर दौड़ के कंप्लीट की। कोई 10 दौड़ा, कोई 20 दौड़ा, कोई 30 दौड़ा, ऐसे। और उसमें एक इंसान ऐसा था, अंकुश वर्मा, जिसने पहली बार में ही वो 50 किलोमीटर दौड़ा दिया। अच्छा, फर्स्ट टाइम रनर है। फर्स्ट टाइम दौड़ा था, कभी नहीं दौड़ा था जिंदगी।
और बाद में उसने 50 किलोमीटर का कोर्स रिकॉर्ड बनाया चंडीगढ़ में, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स नाउ। और तो ऐसे कई लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं जब आप इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं, और वो इतना सबको अच्छा लगा और लोगों के दिमाग में उसने लोगों की इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर दिया हमारे शहर में कि ऐसा हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर तक लोग दौड़ के जा सकते हैं एक बार में। अगले साल उसको हमने इवेंट की शक्ल दी, चंबल चैलेंज उसका नाम रखा। अब चूंकि हर इंसान सीधा 50 किलोमीटर, और उसमें हमने 63, तो उसमें मैंने 3 कैटेगरीज रखी, 21 और 1.5 गुना कर दिया तो 33 किलोमीटर कर दिया। और 42 किलोमीटर की मैराथन होती है तो उसको राउंड फिगर में करके 50 किलोमीटर कर दी। मैराथन के साथ 8 किलोमीटर और जोड़ दिए 50, क्योंकि वहाँ से अल्ट्रा मैराथन शब्द शुरू होता है। मैराथन के बाद अगर आप अल्ट्रा मैराथनर हो, इसका मतलब मिनिमम आप 50 किलोमीटर दौड़ चुके हो। ओके, ठीक है। और फिर मैराथन एंड हाफ 63 किलोमीटर, 42 के साथ 21 और जोड़ दो तो 63 किलोमीटर। और उसके लेटर जो बाद में संस्करण आया उसमें मैंने 2 मैराथन कर दिया, 42 + 42 84 किलोमीटर तक उसको बढ़ा दिया गया। जी। तो ऐसे वो चंबल चैलेंज शुरुआत हुई। आइडिया ये था कि पहली बार जिस आदमी को अपने आप को टेस्ट करना है तो वो 21 की जगह 33 में टेस्ट करे। दूसरे साल जब वो आए तो 50 कर ले, तीसरे साल वो आए तो 63 कर ले, और चौथे साल वो आए तो 84 कर ले। दैट वाज द आइडिया। और उससे कोई और बात प्रूव नहीं करनी थी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में तारू महाराज हैं, वो सिर्फ उस कंट्री में नहीं है, इंसान के अंदर ये क्षमता है कि कोई भी इंसान दौड़ सकता है। जी। और एक बहुत फेमस कोट है क्रिस मैकडूगल की, कि अफ्रीका के जंगल में हर सुबह एक हिरण उठता है और वो ये सोचता है कि मुझे सबसे फास्ट शेर से तेज दौड़ना हो जिससे मैं जिंदा रह सकूं। और उसी जंगल में हर सुबह एक शेर उठता है और उसे लगता है कि मैं सबसे फास्ट हिरण से तेज दौड़ूं, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो इसका मतलब ये कि अगर हम एक प्राणी हैं तो हमारा जन्म दौड़ने के लिए हुआ है, वो दौड़ना तो हमें है ही से। तो ये कोट मुझे बहुत प्रेरित करती थी, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनीबडी कैन रन एंड एवरीबडी शुड रन, एंड रनिंग इज फ्रीडम एंड रनिंग हैज़ टू बी फ्री। तो वहाँ से चंबल चैलेंज की शुरुआत हुई, और उसने लोगों की मानसिकता को बदलने में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले, और हमारे शहर की रनिंग कल्चर पूरी तरह से बदल गई। और यही नहीं, उसने देश के चोटी के रनर्स को आकर्षित किया उस दौड़ की तरफ, और 3 साल में वो इवेंट बहुत ज़बरदस्त इस्टेब्लिश हुआ। 70 शहरों के लोग वहाँ पे आने लगे। और मेरा ये मानना था कि हम उस इवेंट में 10,000 लोगों को लाने का मेरा टारगेट था, कि और मैं चाहता था कि हमारा शहर विच इज़ नोन एज कोचिंग कैपिटल, उसको लोग एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में भी देखें और जाने और पहचाना जाए। और ख़ास करके शहर के वो एरियाज लोग देख सकें जो अभी तक अछूते थे। लेकिन लॉकडाउन लगा, और फिर वो इवेंट इतना बड़ा होने लग गया था कि मेरे खुद के रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं थे उसको कर पाने के लिए। उसमें मल्टीपल एजेंसीज के सपोर्ट की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत थी, एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो धीरे धीरे जब वो इवेंट बड़ा होने लगा तो वो सपोर्ट हमें नहीं मिल पाया। और फिर भी हमने 4 संस्करण उसके किए। 2020 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद वो बंद हो गया, और बंद होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर वो चालू ही नहीं हुआ। और प्राइमरीली मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो वो वापस से शुरू हो सकता है। और पर्सनली देन आई हैव मूव्ड ऑन। बट आज भी उस इवेंट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जी, दे हैव गॉन बियॉन्ड, एंड उनमें से कई सारे लोग अब हिंदुस्तान की अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग टीम के अंदर हैं, उसमें प्रेजेंस। वाह, वेरी नाइस। या क्या बात है सर। अच्छा, इस दिस ब्रिंग्स मी, क्योंकि हम लॉकडाउन तक पहुंच चुके हैं, तो लॉकडाउन ब्रिंग्स मी टू अ फैक्ट जहाँ पर आपने मुझे बताया था कि आपने सिर्फ 4 दिन का गैप लिया, और 4 दिन बाद यू स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल ऑनलाइन, एंड योर वाइफ वेंट क्रेजी, बोले क्या कर रहे हो आप, 10 दिन का तो गैप लो। तो मेरे जैसे आदमी को ना, आई somehow have got this energy and a drive that nothing can stop me। जी। और वैसे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे आदमी को रोक पाना नामुमकिन है। जी। और ये इसलिए देखिए मैं ऐसा महसूस करता हूँ बिकॉज आई थिंक ये मेरे डीएनए में है। जी। और लॉकडाउन लगा 22 मार्च को,
और हम लोग उससे पहले जनवरी में चंबल चैलेंज ख़त्म हुआ था। फरवरी में एक इग्नाइट फरवरी में हमने टफमैन अल्ट्रा चंडीगढ़ में 2 कोर्स रिकॉर्ड बनाए थे हमारे रनर्स ने, 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। जी, लाला मरी दीपा ने 100 किलोमीटर में फर्स्ट पोजीशन लाई थी। अंकुश वर्मा, जिसका मैंने जिक्र किया, वो 50 किलोमीटर का फास्टेस्ट रनर बना चंडीगढ़ में। मार्च में मैंने एक बूट कैंप लॉन्च किया था, इसका नाम था इग्नाइट फिटनेस, और वो बूट कैंप चल रहा था एंड सडनली लॉकडाउन 22 मार्च को लगा और हम बहुत हाई एनर्जी पे ऑपरेट कर रहे थे और सडनली एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल। और आई हैड सी जेम्स 1000+ मेंबर्स एंड सडनली एंड 50 से 60 लोगों का स्टाफ, गेनर्स की टीम, सडनली एवरीथिंग केम टू बी अ स्टैंड स्टिल। एंड आपको मालूम है फिटनेस इंडस्ट्री, जिम इंडस्ट्री कितनी बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी उस चीज़ सबसे पहले। और मैंने तब भी ये रियलाइज़ नहीं किया और मुझे लगा ये टेम्पररी है। जी, तो 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, 26 मार्च को मैंने एक नया चैलेंज चालू कर दिया। मुझे उसका नाम था क्वारंटाइन फिटनेस चैलेंज। एवरीबडी वाज इन क्वारंटाइन, एवरीबडी वाज स्टक, और 4 दिन का गैप 26 मार्च के जो आपने UFC को QFC कर दी। हाँ, UFC को BFC कर दिया। तो मेरी वाइफ, क्योंकि अब स्टाफ नहीं, ट्रेनर्स नहीं, सारा काम खुद को करना है, घर के भी काम करने हैं आपको, और ऐसे समय में 650 लोगों ने उसमें एनरोल किया और वो मैंने फ्री रखा। 650 लोग आ रहे हैं। 650 लोग थे उस टाइम। That's a big number. 650 लोगों ने उस पर एनरोल किया और वो फ्री था। जी, 1 महीने का चैलेंज था और मुझे लगा कि यार ये समय तो लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो व्हेन माय वाइफ ऑब्जेक्टेड टू इट कि करेगा कौन, आप सारे काम आपको ही करने हैं, सुबह भी सेशन, शाम को भी सेशन, घर के भी काम देखे, आप 10 दिन भी चैन नहीं लेने दिया, आपने रेस्ट नहीं किया। मैं कहा नहीं यार, हमारा काम है, लोगों को ज़रूरत है। मैं कहा इस समय लोग खाली जब घर में बैठेंगे तो वो स्ट्रेस में ही रहेंगे, तनाव में ही रहेंगे, और हम तो अगर इस समय उनके साथ नहीं खड़े तो कौन खड़ा होगा। करेक्ट। तो दैट इज द वे आई फेल्ट दैट दिस इज माय जॉब टू बी देयर विद देम। And this is when Kaya Palat was formed, right?